किसान के प्रति पाठ्यक्रम में एक शब्द भी पढ़े। 1995 में एक कविता ही किसान के बारे में, वह भी आज तारीख में नहीं। पहली से लेकर 12वीं तक जड़ा तक मारो ध्यान है, किसान के बारे में कोई एक शब्द भी नहीं। जबकि ये दुनिया को पेट किसान भरे और किसान सुख कठिन जीवन मजदूर को हो सके, और इस दुनिया में कोई रूप नहीं हो सके। प्रकृति सबने दिया करे। हमारा फोन है भाई, बेटा वीडियो बनाई दे। मैं भेजूंगा। तो किसान के प्रति जड़ तक अपने मन में आदर नहीं हुई, किसान की विषम परिस्थितियों की जानकारी नहीं हुई, किसान की तो दो अन्न पैदा करे, रात का सब लोग सुता रहे उन टाइम किसान गोडगोडाना कादा जमाई ने उबो पाणत करे, और वह रायडा की पाणत दिखा में रायडो ऊपरे और नीचे गुड्डे खेती जान कोड़ो खोले और ऊपरू ओस पड़े और पानी टपके नीचे पानी। आप अंदाज लगा सको किसान को जीवन की तो कठिन है। और किसान खेत का मतलब युद्ध को मैदान भी अगर, और खेत का मतलब वो खेती आप जगह भी अगर, तो किसान ही खेत में और किसान ही युद्ध का मैदान में। और किसान के प्रति कठे भी एक शब्द नहीं लिखे मिले। और किसान 5वें दर्जे का नागरिक है सामाजिक रूप से। 5वें दर्जे, पहले में राजा, दूसरा में पुरोहित, तीसरा में व्यापारी, चौथा में कर्मचारी और 5वें नंबर का किसान है। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि हमारा स्तर 5वें दर्जे का है, जिसको लोग धीरे से अन्नदाता भी कहते हैं लेकिन मानते नहीं उसको। तो ये है सामाजिक स्तर। किसान की छवि भी अच्छी नहीं है, किसान के बारे में छवि अच्छी बनाई नहीं गई। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 60% लोग खेती करते हैं, 60% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। फिर किसान का भूत, वर्तमान और भविष्य। किसान का भूतकाल तो बहुत ही स्वर्णिम था। अंग्रेजों के समय जब क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बाद में 1894 में सबसे पहले भू अधिग्रहण बिल, लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था। वो अंग्रेजों ने किसानों से जमीन छीनने के लिए बनाया था। उससे पहले इस जमीन का मालिक ग्राम पंचायत होती थी, कोई सरकार नहीं होती थी। ग्राम पंचायत के हाथ में होती थी संपूर्ण धरती। फिर धीरे धीरे जागीरदारी प्रथा आई, कथाकथित देश को आजादी भी मिली, जो एक छद्म आजादी कहूंगा ना उसको, क्योंकि जब कोई देश किसी दूसरे देश की गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होता है तो सबसे पहले वो अपनी चिकित्सा व्यवस्था बदलता है, कानून व्यवस्था बदलता है, शिक्षा व्यवस्था बदलता है। दुर्भाग्य से 1947 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत हमारी सत्ता अंग्रेजों ने, हमारे काले अंग्रेजों के नाम हस्तांतरित कर दी, और उन्होंने वो ही की। वो आज भी दुर्भाग्य से अगर किसी का पुलिस में मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट 1960 का लगता है। इसका मतलब हमने वो भी सुधारा। प्रकृति का संरक्षक किसान। प्रकृति का संरक्षण कौन करता है? किसान। अभी ग्लासगो के अंदर सम्मेलन हुआ था स्कॉटलैंड में। वो क्या था? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में था। और जो कार्बन उत्सर्जन होती है ना, जो कार्बन उत्सर्जन, ये फैक्ट्रियां, ये व्हीकल वगैरह जो कार्बन का उत्सर्जन करे, यानी अपन कार्बन डाइऑक्साइड देवे, कार्बन डाइ मोनोऑक्साइड देवे, और भी कई जहरीली गैसा देवे, वे गैसा को भरण कौन कर रही हो? कार्बन उत्सर्जन के कौन अपन प्राणवायु दे रही है? ये पेड़ पौधे दे रही है, खेती दे रही है अपन प्राणवायु। तो अब किसान भी यह मांग करे कि भारत का लोगों ने 40,000 करोड़ रुपया कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलते चाहिए, क्योंकि वन विभाग को मिलते हैं। तो वन विभाग को मिलते हैं तो किसान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये भी हमारी मांग आजकल विश्व स्तर पर चल रही है। अच्छा, खेती
कई प्रकार के हमारे पूर्वज प्राकृतिक खेती करते थे, यानी कुदरत पर निर्भर थी हमारी खेती। कभी अकाल, कभी वर्षा हो जाती, लेकिन बाद में खेती आई जो आई रासायनिक खेती, आधुनिक खेती, यंत्रों से खेती। उससे हमारा सौभाग्य नहीं बढ़ा, दुर्भाग्य बढ़ा। हाँ, हमने अन्न तो पैदा कर लिया, हरित क्रांति के तहत अन्न तो पैदा कर लिया हमने, लेकिन हमारी अधिकांश जनता को हमने बीमार कर दिया। ये आज की बीमारियां हमारी उस हरित क्रांति की पैदाइश है। आप मानो या नहीं मानो, बाजार में जाते हुए आपको भय लगता है कि सब कुछ मिलावटी है। क्या गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है इस मिलावट को रोकने की? है, लेकिन नहीं रोकते। आजकल क्या है, बायो का युग चल रहा है। बायो के अंदर क्या है, आप जितने बीमार पड़ो, ये बायो है ना, आपके कोरोना ये बायो है। तो इसके अंदर कितनी दवाइयां बिक गई, कितनी बिक गई। एक कैंसर का मरीज कैसे पैदा, पहले यहाँ कोई कैंसर होता था या नहीं होता? कैंसर ही कैंसर है। और एक कैंसर के मरीज को अगर इनिशियल स्टेज में मिले तो 50 लाख रुपए हो तो उसका ट्रीटमेंट होता है, नहीं तो नहीं होता है। आम आदमी के पास 50 लाख है ना। तो फिर आई जैविक खेती। देखो प्यारी बच्चियों, जैविक खेती बहुत जहरीला शब्द है। इससे किसान और आम आदमी खत्म हो जाएगा। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ये उन पूंजीपतियों का फंडा है, इसमें कुछ नहीं है। ये आपका दवाई बेचने, मेरे पास कई लोग आते हैं कि मलान जी ने ऐसा फैक्ट्री लगाई, आप ले लो। मैंने कहा भाई उसे तो आप दे रहे हो 100 ग्राम किसी से डिब्बे ले लो मेरे से 900 रुपए में 100 ग्राम और इनएफेक्टिव। और वही मैं धतूरे, आंकड़े और नीमड़े से तो बनाऊं ना, वह मैं 5 लीटर बनाई दूं पॉकेट में, और वो ज्यादा इफेक्टिव। तो फिर ये ऑर्गेनिक खेती का मतलब है जैविक नहीं। जैविक इन्होंने फंडा बनाया है व्यापारियों ने, मैं इसको सहमत नहीं हूं। मैं चाहता हूं प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती क्या है कि जब हम हमारी धरती के अंदर, इस मिट्टी के अंदर 18 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। पुराने जमाने में चोट लगती थी तो मिट्टी लगा लेते थे तो हमारी चोट का खरोट आ जाता था। आजकल तो नहीं आता क्योंकि हमने इसको दूषित कर दिया। 18 एंजाइम्स भी आपकी लार के अंदर है। किसी की आई साइट अगर कमजोर हो तो आप अपना बासी थूक निकालो 1 महीने, और 1 महीने बाद में अपनी आंख जांच करवा लेना। मैं इसका प्रमाण ये देता हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप इसको करो, अपना थूक है, मैं करता हूं ना। मेरे देखो महीने से महीने अक्सर मैं आज भी पढ़ सकता हूं, मेरी उम्र है 68। अब बताओ आपको इसका प्रमाण ये है बच्चों कि आपने किसी भी जानवर को जहां तक उसकी जीभ पहुंचती है कभी कीड़ा पकड़ देखा? नहीं देखा। देखो लभी कोनी मां गड्डी जाओ और मान लो टांटियों खा जाए, टाबरा लाओ जाओ तो टांटिया की नहीं, सीधे थूक लगे और टांटिया असर खत्म। तो इस धरती के अंदर 1 ग्राम मिट्टी के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर भोजन बनाकर, आपके घर में आटा तो गेहूं तो है, लेकिन क्या आप उसकी रोटी बना सकते हो जब तक उसको आप पकाओगे नहीं? तो ये बैक्टीरिया उस जमीन के अंदर का जो भी मिट्टी है, कास्ट यानी घास है, और भी कोई गोबर है, कुछ भी है, उसको बना करके आपकी पौधों की जड़ों में देता। और रासायनिक खेती से हमने उसको नष्ट कर दिया। अब आपको ऐसा खेत हो हवा पड़ेगा, जो आप चाय पीना हवा पड़े, जो खेती भी नशेड़ी होगी ना, बात नशेड़ी की नहीं है। बे जीव मरगा, बे बैक्टीरिया मरगा, जीका आपने भोजन मिलता अपना पौधा ने। तो जैविक खेती के बारे में तने आप बताऊं कि ये जैविक खेती का फायदा भी खूब है। एक तो आप जल, जमीन और वायु ने दूषित होने से बचाई सका। बड़े रखा ही कहता 100 दवा 1 हवा। अरे 100 दवाई खाई लो ना, हवा अगर एक ही शुद्ध मिल जाए तो आप निरोग हो जाओ। लेकिन आप निरोग होवा कटो हवा दूषित है। आप कैसा मैं तो सादो भोजन करा तो भी आपने बीमारी, हवा में सारी बीमारी है।
तो एक तो आपा ये धरती ने शुद्ध करा, एक आपा ये धरती की उपजाऊ बढ़ावा। ये धरती में जेर नहीं ना करना बैठे या पचा होती। मारा खेत के मैंने पिया पिया आपा केंचवा ने कहवा, मार बड़े में पिया कहे इतना पिया है, मतलब मारे कुंडा भर लो बोले चौमासा, लेकिन हुए नहीं अच्छी है, घास के नीचे दिया करे, धूप में पियो ऊंडू जाता। और जट जे ने के जट वो पियो 15-20 फुट ऊंडू जातो रे जरा वो बचन मार या माठ माता, माठ माते जेर कोने माठ मार जाता। ई मस्त है मैडम, माठ खेत की सीव ने कहे धोरो, धोरा में जाता है, क्यों धोरा में तो कोई जेर ने के कोने, है ना। पता आपा देखा है जगह जंगली पे आपा पेड़ ने लगावा, मैं बगीचा में लगावा नु थी अमेर करू जाता है पन पे। और जबकि काकड़ में कोई होनो रोंगड़ो उयोड़ो दिगन की जरूरत कोनी है ना पन पे वो इने कौन रुकाड़े, बिन पे रुकाड़े जीव। और जितना जीव हुई जितनी नमी रही जितनी अपन पानी कम लागी, तो जैविक खेती में पानी कम लागे। मारे तो बहुत बढ़िया हो तो मैं तो सिंचाई करूं 13 लाख लीटर को हो दे और सिंचाई करूं 5 बीघा में 12 मास। तो पछे आप आदमी निरोग रहे, लेकिन ये खेती का दुष्परिणाम मैं बताऊं, दुष्परिणाम नहीं इसका हानि बताऊं आपने। हानि पहली हानि तो है कि पैदावार कम हुए, दूसरी हानि आगे मेहनत घनी लागे, तीसरी खर्चो घणो लागे, और चौथी है तो कोई लेवाड़ को नहीं। भाई बातें तो घनी करे, सब शुद्ध खानी चाहे, लेकिन मने तो आज एक भी आदमी आर कौन की मान की शुद्ध देव कहीं आप ताले मंडी सच्ची हूँ बात करी नहीं कि 80 किलो जीरो है मार्केट में, 2200-2300 भाव तो जीरा मंडी में है कि हुलियाड़ा जिसको जीरो खराब है। और मैं जीरो आपने 33 रुपये किलो दे दूं, क्यों मैं था बिकाई दूं, कोई बात को नहीं। लेकिन 12 महीना में मैंने कोई कौन पूछते थे दाड़ो हाँ नागोर के फोन जरूर आवे गाय दो, मतलब कहीं किसान के प्रति कही है कि किसान को देखो, किसान तो पहली और ठाकर साहब के भी पुगा रहता छोको कागड़ी मती रो तो छोरा ने कौन खाऊं तो टाबरा ने कहता ओ ठाकर साहब रखियो ओ महाराज के रखियो है कहता है उन्होंने। तो अब मेरी आदत हाल भी भाई है महाराज पुगा जाए फ्री की मायने, अब बात मारे नहीं जैसे हाँ रेत है परे में तो आप जिमो आराम हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो रुपये दो, क्यों रुपया खर्चो लागो। मैंने 20 लाख रुपया लगा 5 बीघा में, 12 लाख तो होदगा लागा। मैं सरकार दोनों की गोल लियो मार्गन है रुपया, और 1 लाख रुपया लागो मैंने सौर ऊर्जा जबकि लागोड़ी मारे तो दिन में पानी करूं मैं, और 1 लागोड़ा वो बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन, तो भी में मार पानी बचे तो सारा रुपया पद बेता कटे चारू में रोजड़ा गड्ढूड़ा कई दूध देवे, ऊपर तारबंदी करियोड़ो, पूरा सीसीटीवी कैमरा लागोड़ा, और 3.5-3 हजार की लाइट लागोड़ी, तो रात का भी है खेती से मन, और रिकॉर्ड हुए भी मोबाइल के मान। अच्छा अब देखो साहब, एक WTO नाम की एक चीज है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी व्यापारियों को बहुत बड़ो संघ है पूरी विश्व के मायने। वो 1991 में अपनी नरसिंह सरकार है जी ने स्वीकार कर ली संधि ने, यानी आपने अंग्रेज लोग जितनी भी संधियां करी अपने राजाओं संधिया ही ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, लेकिन भी में शर्ता सारी ट्रीटी ऑफ एनिमिटी होती थी। इसलिए हमारे देश की सरकार जितने भी राजा महाराजा थे वो अनपढ़ थे और उन्होंने साइन कर दिया और अंग्रेजों ने पूरे देश में कब्जा कर लिया। वही WTO कर रहा है। WTO का असर 2005 के बाद में दिखने लगा, उससे पहले नहीं दिखा था। और आज किसान आत्महत्या कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई आदमी आत्महत्या कभी नहीं करता, जब तक उसके ऊपर अंतिम विकल्प खत्म हो जाता है तब वो आदमी आत्महत्या को, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकारी आंकड़े कह रहे कितने लोग आत्महत्या की, लाखों लोगों ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, पहले एक अमेरिकी अर्थशास्त्री था ऑर्थर डंकन, उसने ये प्रस्ताव रखा, फिर इसकी पूरी दुनिया के व्यापारियों ने मिलकर के WTO बनाया, और WTO के मार्फत ये पूरे देशों के पहले तो दस्तखत कराई ले लिया, और दस्तखत कराई लिया बाद में अब हारे की गोली, अब आपनो प्रधानमंत्री ने भी की हारे नहीं है, बड़ी नीतियों अनुसार इन चलना पड़े, और इन वास्ते किसान आंदोलन कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर की मदद की हारे लगती जिससे को नहीं, क्योंकि पूरी विश्व माते पूंजीपतियों को कब्जो है, और पूंजीपति सरकार चला रही है, और सरकार नेता चला रही है, नेता अफसर चला रही है, और अफसर आपन चला रही है, सीधी सी बात है। तो वो बहुत बड़ो फंडो है,
और ये और जो युद्ध चल रही है यूक्रेन को, यो भी एक भी WTO कोई भाग है। यानी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना ही इन पूंजीपतियों का, इन कॉर्पोरेट जगत, ये साधारण पूंजीपति करोड़पति कुछ नहीं उनके सामने, तो ये कॉर्पोरेट का, और ये लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और आगे का जो भविष्य है, मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे वो बहुत ही भयंकर अंधकार में लग रहा। अब देखो, कुछ विद्वानों के द्वारा लिखी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूं। देश की कॉमन प्रॉपर्टी है गरीब है किसान, इंजीनियर जवाहर चौधरी। गांव से बेपरवाह हमारे शेर, श्याम बेनेगल। देखो, शहरों को, लोगों के ग्राम से कोई, देखो किसान आंदोलन होता है तो शहर वालों को कहते हैं भाई आप भी हमारे सपोर्ट में बंद करो, लेकिन वो करते नहीं है। लेकिन ये शहरों का जीवन गांव पर निर्भर है। जिस दिन गांव के अंदर ये कार छोटी मोटी खाने पीने के सामान बनने लगे ना, उस दिन इनकी तो पूंगी बंद हो जाएगी। और पूंगी बंद होने का मतलब मालूम आपको, औरंगजेब ने पूंगी बजाना बंद कर दिया था, तो क्या हुआ, लोग भूखे मरने लगे। तो एक नाई के पास गए, बोला यार हम तो, हमारी मजदूरी चली गई, पाठ है आपके एक 10वीं के अंदर, शहनाई पाठ है इंग्लिश में। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, फिर उसने नाई ने जाकर के और उसको हाथाजोड़ी की औरंगजेब को, तो उसने कहा एक दो छेक लो पत्तो कर दो इन्हें, पूंगी रे थोड़े रात बदल जाए। तो पाची बजाई, जब भी पूंगी और नाम ये शहनाई, शाह के सामने नाई ने बजाई, इसलिए इसका नाम रख दिया शहनाई। अच्छा, गांव से बेपरवाह हमारे शहर, श्याम बेनेगल। बदहाल गांव और शहरों में बढ़ती भीड़, हर्ष मंदर, डायरेक्टर सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। तो ये है मेरी बात। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के रुकी हूँ, मैं रात को कल से तो मेहनत की, साहब ने जिस फोन किया ना, क्यों मेरी बात कुछ तथ्य और आंकड़ों से होनी चाहिए। तो किसान का मैंने शब्द बनाया हुआ, खेती और काश्तकार जो शब्द देशवासियों के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करे। परंपरागत खेती यानी प्रकृति पर निर्भर खेती जो हल और फावड़े और बैल से होती है। आधुनिक खेती जो उन्नत कृषि यंत्रों से होती है, रासायनिक खाद से होती है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक। इसमें जैविक खेती में होता है क्या, देखो जैविक खेती में मैं बताऊं, हमें सीधी सी बात है, आप गोबर को वैसे काम मत लो। गोबर के माए पानी कूड़ एक, जैसे एक टोली आपने धड़ो हो जाए ना, दे चेर पानी भरता दो, चेयरमैन मिट्टी नीप दो, 40 दिन बाद भी मैं कालो कालो खाद निकल, वो यूरिया से तो कार कराई हूँ खेत में, नेको जो गई हूँ बबक जाए यहाँ पर फसल, क्यों, फिर मैंने बहुत बैक्टीरिया। अब आपने बड़े अनपढ़ आ गो ना, आपने बड़े अनपढ़ आ, लेकिन मैं शिक्षित था। आप लीटा मारनो ही था, शिक्षित था, आप शिक्षित कौन नहीं, आप लीटा मारनो ही का साक्षर होगा। आप अगर कोई वैज्ञानिक ने कहे बात तो आई को कहीं खेत हमारा जे बिन कहीं बात तो कहीं बातों और बातों तो हड़ भाव जगह भोजन ले जाओ जगह बातों कह रहे, और बातों यानी खेल बाउंड जो को योग नहीं हो, वो बातों भी वो जर बिन आप अनपढ़ किया कैसे का, मैं तो कहूँ वो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक है। और वो किसान सारो वैज्ञानिक हो भाई, बरसात हुई को नहीं भी किसान ने पहली ठा पड़ जाती ने उनाड़ो, वो कहीं कोई इंटरनेट थोड़ी देख दो, मतलब वैज्ञानिक है। और आप अनस्किल्ड लेबर मान लिया, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में अनस्किल्ड लेबर मान दियो कि ये रीत मजदूरी हो, तो कहीं बात है वो मतलब स्किल्ड वर्कर नहीं। स्किल्ड वर्कर की का अलग ही है, अनस्किल्ड अलग ही है। स्किल्ड का मतलब कुशल कारीगर, जानकार, कुशल कारीगर और एक कुशल कारीगर। तो इनमें गोबर खाद काम आवे, कंपोज खाद नहीं कोई, मैं तो नहीं रेत रख दो और कंपोज खाद बन जाए। एक ये करे वेस्ट डीकंपोजर, आपने भारत सरकार की एक उपक्रम है जो कि गाजियाबाद में है, नाम है जैविक खेती अनुसंधान परिषद, बा गाजियाबाद में। बा अपन ने एक शीशी डब्बी देवे, भी डब्बी में ने 5 ग्राम नेड़ो एक आया, 3 बैक्टीरिया है। एक को काम तो है कि मिट्टी में खाए कौड़ी करना, दूसरा को काम है कि कोई खेत के मायने घास फूस है जिका ने खाए खाद में बदलना, और तीसरा को काम है कि फसल में रोग नहीं आउन देना, ने क्या वेस्ट डीकंपोजर। भारत सरकार 20 रुपया में दे रही। और यूं भी आगे कई एक पूछा है
ये पूसा संस्था है अपने भारत सरकार की है। अब कोई लोग ने ठाको ने पूसा क्या, फिलिप्स ऑफ यूएसए, फिलिप्स ऑफ यूएसए। फिलिप्स नाम को एक अमेरिकी वैज्ञानिक हो, वो भारत के मायने ने कुछ अनुसंधान किया खेती के बारे में, फिर नाम एक भारत में संस्था है जिसके नाम है पूसा। अब देखो आगे, कंपोज खाद, फसलों के अवशेष का खाद और खनिज ने खाद बनाओ भी 20 वेस्ट डिकम्पोजन ने कहीं करना पड़े कि 200 लीटर पानी डाल दो ड्रोन के माइन, और भी वो वेस्ट डिकम्पोजर आवे ना तो शो बिन घोल दो, बिन घोलिया के बाद में भी 2 किलो गुड़ नेक दो। गुड़ की बाजार में गुड़ है जो केमिकल है, नांगड़ो तो ही पड़ी जाओ गटे, लेकिन मैं मारे घरे खाने वास्ते गुड़ लऊं चित्तौड़ बनाए, डब्बा भरिया है, और मैं तो मैंने दूध में घोल पिया, हेजू खावा है जेड़ है डब्बा में 23 किलो आवे, वो गुड़ में neko जना 5-7 दिनों वो मतलब फिर रंग चेंज किया, थोड़े से पीलू जावे, बिन में खेत में पाई था ड्रिप इरिगेशन, एक पाइप लगोड़ी भी पाइप साथ बिन पाई तो खेत में पूरा खेत पी जाए, और 2-3 बार पाओ तो खेत भी कौन हो जाए। हमें बताओ हमने रासायनिक खेती हुई हो कहीं, पहले तो हल पाओ था, अब हल लागण सोड़ ट्रैक्टर वाली कौन लागे, जब रोटोमीटर लाया बहुत ही खतरनाक चीज है रोटोमीटर। ये रोटोमीटर शू अपनी धरती को स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाए, यानी संरचना में बदलाव आ जाए, बहुत ही खराब है रोटोमीटर। फिर भी लोग काम में ले क्यों, जमीन बहुत काटी होगी तो कारण रासायनिक खेती, और अगर वे जीव महीने हो जाए जमीन के महीने भी खेती में बत्ती मिट्टी ने कौड़ी कर दे 5-3-4 साल में। अब देखो जैविक खेती को इतिहास कही है कि इतिहास तो आपनो है, लेकिन नाम लोग जैविक खेती की शुरुआत 2003-4 में हुई, और ये जनक है अल्बर्ट होवार्ड। अल्बर्ट होवार्ड ये जन्मदाता, जबकि जन्मदाता तो आप जन्मदाता था भारत का लोग, लेकिन आप नाम कौन ले, क्योंकि आप लोगों ने नाम अन्ना राज्य में घराना पड़ोसी कोई होशियार भी ना ही कौन लेनी चाहवा, कोई बाहर गाँव को आज दिन गया वो होशियार करो। अच्छा, भारत के मायने पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम, और दूसरो है लक्षद्वीप, यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप पूर्ण जैविक है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिला जो 2015 पूर्णतया जैविक है। तो नागौर जिला ने बनाना कौन बनाना, बनाए देवा नागौर जिला ने। अब वहां था मैं कुछ आंकड़ा बताऊं, ए आंकड़ा कहना है, मैं 1972 के महीने एयरफोर्स में गयो तो हमारे घर में बहुत नादारी है, मारे घर में धान को नहीं हो, मारे पिताजी धान मोल लेने वास्ते मैंने महीने जी मन 3 का मिलती, मन रुपया भेजना पड़ता। तो पहली तन का मैंने 270 रुपया मिली, जब 20 रुपया में काम चल रही 250 रुपया भेजा, तो एक बोरी गेहूं आना में दे रहा है कि भाई बेटा तो क्या भेजे, एक बोरी गेहूं ले देवा। तो वो उन टाइम हमारे पिताजी रुपया सही था, जब मैं रोज ने लिखता कागज बेटा इतना रुपया भेजी ई मार से, वो रिकॉर्ड मार करने कागज मौजूद आज मारता है। मैं आपने बताऊं देखो 1917 में एक रुपया में $13 आवता, कता आवता हीरो, मतलब भारत को तो पारी को नहीं हो, यानी 30% तो आपको निर्यात हो, और देश सोना की चिड़िया को यूं थोड़े बाजियो, वो असल में सोना की चिड़िया हो, इन घणों भी लूटियो ना आज भी लूटे। अबार कता डॉलर जैन साहब, अबार 75 रुपया, हीरो मतलब देखो टावरा आगे मैं कहूं 1947 में $1 बराबर $1 हो, जिस टाइम में देश आजादी हो, अगर आपने करने $1 हो, उन टाइम आपने $1 के बराबर कीमत थी। आज आपने अगर आपा करने 1 करोड़ रुपया है, तो आपना 1 करोड़ रुपया उन टाइम हाना, अगर देश आजादी हो जरा आपने बेड़ी कीमत घट होगी 25 लाख, कती होगी 25 लाख होगी, जरा आप तो नीचे की अपना। और अमेरिका ने 1 करोड़ रुपया जगह आज होगा 75 करोड़, ये मतलब मैं कहूं की को नहीं हो, और वे फोगड़ में आप धावी धूस बतावे अपनी गलत नीतियां के कारण। अब मैं 71 मजदूरी $2, मारी मजदूरी करी $1 में, है दिन लोग बड़े $1 में,
एक दिन पेगरी करतो कातो घूमतो और कुंडा ले ले दौड़ दौड़ कुंडा सप्लाई करतो तो मजदूरी 2 रुपया, आज मजदूरी 300 350। 1972 में 21 बीघा खेत की रजिस्ट्री हमारे पिताजी 140 रुपया में कराई, कतार कराई, और आज 80-90 लागे, 80-90 लागे। 3 बीघा के 20,000 लागे, श्याम लगा ना हमारी कराई थोड़ा दिन पहले। और मैं पेंट कराई, मैं पिताजी ने पूछो घर में धान है तो मैं एक पेंट बुशर्ट कराई लू भाई जी, मैंने है कौन मार क्यों बेटा कराए ले पेंट बुशर्ट में कराया जगह 60 रुपया में तो पेंट बनी और 42 रुपया हमारे कमीज बनी, अनाज लगा लीजिए बेटा। और 1972 में छीना आवती 16 रुपया में जगह 530 में आवे, छीना पट्टियां 16 रुपया में आवती जगह 550 लागे। और 30 रुपया किलो घी हो भाई, अब 600 मिले, और 600 में कौन देवे, गाय को घी तो 2000 बिके। मारे खेडोली को दोस्त है देखो घी 2000 रुपया गाय को घी बेचो और आधा किलो को तो लाड साहब ने दू कौन बढ़िया लीजिए लोग आए। और 1963 में 5 रुपया नो 5 लीटर पेट्रोल का 3 रुपया 70 रुपया लागता, यानी 62 रुपया में 1 लीटर आता। वो बिल पड़ियो मार्केट मौजूद घरे बिल पड़ियो। और उस टाइम में गाय का रुपया 200 लागता, 800 की भैंस आती। ठीक, और बताओ आपने उन टाइम में देखो किसान लोगों नौकरी कौन करता, मारे कने रिकॉर्ड पड़ियो मास्टर की तनख्वाह 20 रुपया, सिर्फ 20 रुपया 1952 की बात बताऊं आप। और उन टाइम में 200-250 रुपया एक बर्तन जोड़ी का बढ़ता, जरा लोग गाया पालता और 200-250 रुपया आता था, काबुल बनाए देता 200-250 में अगलो काम होता। और बाजरी को भाव 1972 में 200 रुपया क्विंटल, गेहूं को 250, मोट जवार और गंवार को भाव 200 रुपया क्विंटल हो। आ बात है। अब मैं आखिर हमारी बात पूरी कर लूं, छोटी सी बात है कि माने गए हैं कि 100 गणों हमारे पिताजी को मैं इंटरव्यू लेता, जब पिताजी को रिकॉर्ड करता कैसे भेजुड़ी मारे, क्योंकि आवते टाइम अपनी औलाद है की जलमेली के बहन के 10 बीघा बाजरी पानी दे हेर बैठ बैठ के 1 कुंटल बाजरी 20 लाख 1 कुंटल का रुपया दे दे, जबकि 10 बीघा में तो पाव बाजरी पड़ती पहले तो देसी तो बीघा पाव, अब ने के किलो तो 10 किलो बदी लागो ने तो 90 किलो रुपया वो धान डबोड़ बना खा, क्योंकि अपन डबोड़ बन गया बचे 1 कुंटल लागी सा अपन तो कहती 1 कुंटल रुपये ले जा बाजरी भाई दे। तो देखो हड़ोत्यो आखा तीज को करनो, बाने पुगे बाणियान रोबड़ ने पुगे नी खात, बाकी ने क्या करे टेम में बेच आवे, टेम में जो बेच आवे ई वास्ते खेती में होशियार की काम कोनी आवे। खेती में तो जिन टाइम जैसे मैं उगो तो हाथों हल पाओ भाई, में एक दिन मोड़ो हो जावे तो भी गड़बड़ हो जाए। तो ए बात है खेती रसायन कसान होशियार की काम नहीं आवे। और बाहरा सुई तो बरसात में बाहरा सुई खेती पाके। अब मैं बताऊं आपने बाहरों के सूर्यो बाहरों बाजे जरा बरसात फटा जावे के तीजे दिन के तीजे घड़ी, और परवाही बाजे जरा जमीन के मायने 1.5 गज ऊंची परवाही चाले जो अपनी फसल ने जलाई दे। और सब जहरीलो अगर वायु है तो वह परवाही है, और सब ठंडी और निरोगी वायु है तो आथुणी वायु है। और आथुणा में भी एक बाहरो बाजे नारा टांकन, वो बाहरो बाजे तो छांटी कौन पड़े, वो बाहरो बाजे तो छांटी कौन पड़े। हरिण में पड़तो वो बाहरो बाजनो चालू हुए तो छांटी पड़नी बंद हो जाए 1 घंटा पति, वो बाहरो है दिखना तू और आथुणो, दिखना तू आथुणो बिन कहे नारा टांकन, नारा टांकन मत बाजी तू आज बेल भिकावण, मत बाजी तू आधे सावण, तो आधे सावण बाजे डुगा बजे राम रे घरे छांटी ए मारे तचड़ियो। तो खरनी करता बडर, बडर खाद ना कर खरनी क्यों करता, एक छकड़ो खाद नालता खरनी हिम्मत करता कि भी खाद का बैक्टीरिया जमीन में दब दौड़ हो जाए। कितना होशियार खरनी क्या है, देखो खरनी क्या है जैसे आपने बार चेत को महीनों किया करो ना, जब बेसाग में आप खेता में खरनी करा, ये 2 फायदा होता। एक फायदा तो कि अंजाऊ खेत उड़ता को नहीं,
और दूसरो फायदो होतो कि जका कोई लट्टा है या कोई किसान का हानिकारक कीटाणु है ना, ये कीटाणु ऐसे भी धूप में मर जाता है, आप वो कौन डालते फसल दिन के खरनी। और बिन खरनी के बाद में आप हलनी के हलनी तो इन्हीं ऊपर धान में याद रहे, धान ऊपर दोनों उमरा बीचे हल पाए थे बिन हलनी किया करे। और हलनी एक बार बरसात भरी जाओ तो भरने पर जावे धान बरसात वोन बने में तो धान हुई और कत्ती आंधी बाजी तो आटो नहीं पड़े। और 100 खरनी एक हलनी बराबर है, 100 बार खेत में खड़वा से एक हलनी करो बराबर। और तिल बावना वे जरा चौथी पीरियड आले आले तिल बाय देना, बाजरी और मोट खेत में आलड़ वजन बाय देना। और जमार खेत भूग जावे अणी माथे आवे हल्की अणी माथे आ जावे देना, जमार बाय देना बस वो बढ़िया है। अच्छा जमार की ईंटें तोड़ने से तो नाली बा क्यों ईंटा नीचे नाली है ना बस सूख जिया नहीं सीधे जरा तो सूखी नाली तो जमार और आली नाली यानी बा आली नाली वे जरा बाजरी की ईंटें तोड़ लेने से। तो देखो कासिम साहब ने मैं बहुत धन्यवाद दूं और नेहरू युवा क्लब ने भी बहुत धन्यवाद दूं कि आप मैंने बुलायो और मैंने मौको दियो बोलने को और मैं बोलियो और आप लोगों ने दर्शन कर लिया। मारू कोई गलती होगी तो मन क्षमा कर दीजिए, मारी कोशिश ही थाने बढ़िया बढ़िया जानकारी देने की। एक बात मैं लास्ट में और कह दूं थाने और बा मार के उनकी इच्छा भी है कि वो मूंड हमारे बड़े रंग बसाड़ो, ओ मूंड वो मारा बड़े रंग बसाड़ो है थाने तारीख समेत बताई दो मैं सारी। ई धरती के माथे जब अथुना हमला ऊंड का उन टाइम में दल बनियोड़ा पड़ियार चौहान सोलंकी परमार और पवार। सोलंकी और परमार काम हो समुद्र की सीमा रुकाली करनी, पड़ियार चौहान काम हो ई धरती की रक्षा करनी। और बिग माय ने 10वीं शताब्दी तक मैं मंडोर के माथे शासन करियो और मोहम्मद गौरी के टाइम में मैं मंडोर छोड़ दी, मारो राज खत्म हो गो और मैं मारी बहन बेटी की रुखाली वास्ते मारा स्वाभिमान वास्ते और मारा बडेरा की बेइज्जती नहीं हुई वास्ते और मारा देवी देवता की मूर्तियां हमारे सामने अपमान स्वीकार नहीं हुई ई वजह मारा दो बडेरा मोहक राव जी पड़ियार और बंक राव जी पड़ियार विक्रम संवत 1122 में मंडोर छोड़ मूड बसे। मोहक राव ने मुंडेला और बंक राव बंग मैसरी बाणिया है अटोला सहित बंग मैसरी बाणिया हगा भाई जो औलाद दो बे बाणिया है मैं जाट हाँ मुंडेल मारो ब्राह्मण भी है जको खांगटा में मुंडेला घर 20 और अटे बेनो एक भाई आयोड़ो मदन महाराज अटे भी आयोड़ा। तो मुंडेल का मतलब देखो जातियां बाद में बड़ी कुमार भी मुंडेल है 14 गांव है ओशियांग में टांगला मुंडेल है जगह कुमार भी है धंधा के अनुसार जातियां बन गई। और विक्रम संवत 1135 के मायने और लाखोड़ाओ 1 लाख मोहरा सोना की देर मोहक राव जी पड़ियार और लाखोड़ाओ खुदायो। आजकल इतिहास में तोड़ मरोड़ पेश कर दिया लोग के फलानो भिंजारो खोजियो, हाँ भिंजारो नीचे भी अगर खोजियो ना भिंजारो तो थोड़ी खराब योड़ो जो तालाब खोद खोद जावे मजदूरी भी नहीं चाहिए ना। तो मार्कन ने पूरा इतिहास है और आप सबने धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद राम प्रसाद जी मुंडेल सर ने बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताई है और एकदम जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सोच है, बिना किसी कोई पूर्वाग्रह के आपको बात समझाई। इनकी बातें अनुभवसिद्ध बातें थी और ये आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं हम, ये भी इस बात इनकी बात में रहस्य छिपा हुआ था। अगर आपने ढंग से सुना है तो ये आत्मनिर्भरता की बात इनके व्याख्यान में छिपी हुई थी, इसलिए हमें पूरी बातें ध्यान से सुननी है। जैसे मुंडवा के इतिहास के बारे में बात बताई तो एकदम तथ्यात्मक जो आपने बात बताई, गहरा अध्ययन है आपका, अभी भी आप पढ़ते रहते हैं और बाहर से हम जब
देखते हैं तो अनुमान लगाते हैं कपड़ों से, आदमी के हुलिया से। तो ये कपड़ों से, आदमी के बाहर वाले कॉस्मेटिक लाइफ से आपको अंदाज नहीं लगाना चाहिए, उसके ज्ञान से, उसके कर्मों से आदमी का आकलन करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने अपनी बात बताई, खेती को लेकर के, किसानों की स्थिति, खेती में क्या नया कर सकते हैं। खेती, प्रकृति जो माँ है, प्रकृति के निकट जो जीता है, वो प्रकृति हमें आत्मनिर्भर बनाती है। हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी भी रक्षा करेगी। तो प्राकृतिक जीवन जीते हैं आप। आपने बताया कि हमारे पास जो चीजें हैं, तो चीजें लोग कहते तो बहुत है कि अच्छी चीजें हमें चाहिए, लेकिन उसके असली लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जेर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप स्वस्थ रहना भी आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भर भारत में एक पहलू यह भी है कि हमारा पहला सुख क्या है? निरोगी काया। हमारे पूर्वजों ने बताया है, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे स्वास्थ्य को भी हमें देखभाल करना जरूरी है। और इसी कड़ी में हम कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह से खुद को मजबूत कर सकते हैं, और खुद की मजबूती को किस तरह से आत्मनिर्भरता में बदल सकते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में आज हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय सत्य प्रकाश जी जैन साहब। आपने समय निकाल के आज उपस्थिति दी, बहुत बहुत आभार। और अब मैं आमंत्रित करता हूं इनको, जैन साहब को। प्रणाम। 2 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे सब और शुरुआत करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु है साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरा दस्या ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं यातनयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम।
जो मैं बोलने जा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप सब सहमत हो मेरी बात से। हो सकता है मैं गलत हूं और ज्यादा संभावना मेरी गलती की होती है। ध्यान देना बेटा। आप मेरी बात को मानना मत, जानने का प्रयास करना। ऐसा समझो किसी व्यक्ति ने हलवा खाया और वो गीत गा रहा है हलवे का, मीठा है, नरम है, गरम है, आपने खाया ही नहीं और मान बैठे, तो जानने से वंचित हो जाओ। ज्यादातर लोग मान बैठे, सारी बातें जानने का कोई प्रयास नहीं करता। अभी इस स्कूल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है अप्पा दीपो भवे, देखा आपने? क्या मतलब है इसका? ये किसका वक्तव्य है? अप्पा दीपो भवे। ये गौतम बुद्ध, नाम सुना है गौतम बुद्ध का? जब लास्ट समय में वो अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने 3 बार बोला अप्पा दीपो भवे, अप्पा दीपो भवे, अप्पा दीपो भवे। इसका अर्थ होता है कि आप अपने दीपक स्वयं बने, कोई दूसरा तुम्हें मार्ग नहीं दे सकता, अपना मार्ग स्वयं को चुनना है। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल बात करेंगे कि हम कहाँ हैं और हमें क्या करना है। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। एक फूल का पौधा है, उस पौधे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, कोई बताएगा? क्या बात है। ऐसे ही मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, कोई बताएगा? है मस्तिष्क, हृदय। मनुष्य की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नाभि। आपने देखा बच्चा जन्म लेता है तो नाभि से जुड़ा होता है मां से, और जब आदमी मरता है तो डॉक्टर उसकी नाभि को भी संभाल लेता है कि क्या पोजीशन में है, और नाभि अगर उसकी गड़बड़ा जाए तो आदमी ज्यादा दिन चल नहीं सकता। ऐसे ही अगर पौधे में अगर हम ऊपर से पानी देते रहे फूलों को ही, ऊपर के पार्ट को, तो पौधा मुरझा जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसकी जड़ों में, और उसकी जड़ों की देखभाल करनी। हम किस तरह से उस नाभि से जुड़े? हम लोग क्या मस्तिष्क से जीने लगे, खोपड़ी से, और नाभि सब बहुत पीछे छोड़ गए हमारे। एक दफे अगर कोई आदमी नाभि से जुड़ता है पूरे 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी, तो इतने आनंद की वर्षा होती है कि वो आनंद दूसरी किसी चीज में है ही नहीं। उसका हम प्रयास करेंगे आज। एक तो कि किस तरह से हमें नाभि से जोड़ना अपने आप को। इसके लिए 2 बातें। एक तो जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास को हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से लेते हैं, फेफड़े से। बच्चे को देखा आपने श्वास लेते हुए, नाभि से लेता, पेट उसका ऊंचा नीचा हो रहा है, और जब नाभि से श्वास लेता तो बच्चा एकदम प्रसन्न, आनंदित, मस्त खेल रहा है, उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं। अगर कोई व्यक्ति बच्चे के आनंद को देख के जले नहीं तो समझो अभी वो समझ ही नहीं पाया बात क्या है। बच्चे को आनंदित देख के हमको जलन हो जानी चाहिए कि ये इतना आनंदित कैसे है, और लोगों को देखते हैं तो सब परेशान, सब उलझे हुए, कोई किधर कोई कैसे। तो नाभि से जुड़ने का जो उपाय है वो ये है कि हम जो श्वास ले रहे हैं उसको पूरे दिन में 24 घंटे में 2, 4, 5 मिनट के लिए नाभि से लें, वो लेके देख ले, रिजल्ट स्वयं जान ले क्या उसके क्या फायदे हैं। तो जो आप खाना खा रहे हो, एक तो वो पूरा स्वाद लगेगा, आप समझे, पेड़ ऐसे लगेंगे जैसे श्वास ले रहे हैं। ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ऐसे लगेंगे जैसे श्वास ले रहे हैं, ऐसे दिखाई पड़ेंगे, और एकदम से सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा, आपने देखा जब अपन नीचे झुक के थोक देते हैं ना, ऐसे नमाज में भी देते हैं और ऐसे मंदिरों में भी देते हैं, तो उसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हम कैसे उस नाभि को सेंटर में लेकर के और पूरे वजन को सेंटर में रखें। अभी हम क्या करते हैं, ऊपर के हिस्से को अलग मानते हैं, नीचे को अलग मानते हैं। नीचे को मानते हैं अशुद्ध, मानते हैं कि नहीं, ये तो अशुद्ध हिस्सा है, जबकि एक ही पूरा एक से जुड़ा हुआ है नाभि से सारा। तो हमको क्या करना है, पूरे वजन को थोड़ी देर के लिए दिन भर में 10-20 मिनट के लिए उस नाभि पे टांग, जैसे खूंटी होती है ना कोट टांगने की, वैसे उस नाभि पे टांग दे। जब अभ्यास करें थोड़ा सा, मैं नाभि से टंगा हुआ हूँ, नाभि से जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और कोई भी बात जो आप सुनेंगे या करेंगे तो उसको आपको जानने में मदद मिलेगी, डायरेक्ट आप उसकी गहराई में जाएंगे।
कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। दूसरा हम आज क्या करेंगे, जैसे मैं भी आपसे पूछूं आप कौन, अब मैं किसी से प्रश्न करूंगा आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं फलाने का बेटा, या मैं डॉक्टर, या मैं अध्यापक, या मैं इंजीनियर। सीधे सीधे हम नहीं बता सकते मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं। और सब जान लिया पूरे संसार को और खुद को नहीं जाना तो फायदा क्या हुआ। आपने बुल्ले शाह का नाम सुना है? फकीर बुल्ले शाह, नहीं सुना? बुल्ले शाह का एक भजन है कि बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं रखा हुआ है, और कोई उसको रामचंद्र जैसे उसका नाम बाद में रखा, और उसका जन्म तक नाम नहीं रखा तो गाली दे कोई रामचंद्र के नाम से तो हंसेगा, पता नहीं किसको गाली दे रहे हैं। जैसे ही किसी दूसरे ने उसका नाम रख दिया रामचंद्र, अब वो अपने आप को रामचंद्र मान रहा है, अब गाली दी तो उसको लगेगा 100 आदमी सो रहे हैं और कोई आवाज दे रामचंद्र तो रामचंद्र ही सुनेगा, गहरी नींद में 99 आदमी सुनेंगे ही नहीं। इतनी गहराई तक अपना नाम चला गया। तो गुरु के पास जाते हैं ना तो पहले उसका नाम चेंज करता है, अब तू रामचंद्र नहीं है, अब फलाना महाराज हो गया तू। अब कोई गाली दे रामचंद्र के नाम से 1 मिनट बाद ही तो उसको लगेगी नहीं, क्योंकि अब रामचंद्र रहा ही नहीं, अब तो मैं कोई दूसरा हो गया। तो नाम किसी दूसरे ने रख दिया। अब जब बड़ा होता है 5-10 साल का तो उसकी खोपड़ी रंगते हैं। कैसे रंगते हैं? जैसे हिंदुओं में जन्म लिया तो कहेंगे सबसे ऊंचा धर्म यही है और तू महान व्यक्ति है, महान धर्म से पैदा हुआ है, समझ रहे हैं? और मुसलमानों में जन्म लिया या ईसाई में लिया तो कहेंगे तू महान है और स्वर्ग मिलेगा तो तुझे ही मिलेगा, दूसरे को मिल ही नहीं सकता। जन्नत मिलेगी तुझे ही मिलेगी, दूसरे को मिल नहीं सकती। और भारत में जन्म लिया तो कहेंगे मेरा भारत महान, कहते हैं ना मेरा भारत महान। चाइना वाले नहीं कहते तुम्हारा भारत महान, कहते हैं क्या? महान क्यों कहते हैं हम भारत को? क्योंकि भारत में हम पैदा हुए। अब सीधे सीधे तो मैं कह नहीं सकता मेरा भारत ये महान है तो मैं भी महान हो गया। तो हम भारत को महान कर दो तो हम भी महान हो गए, और सब महान बनना ही चाहते हैं। और भारत में क्या मानता है? सारे तो खड्डे पड़े सड़कों पर, लाइट आएगी कि नहीं आएगी कोई पता नहीं, नल कब आएगा। 70 साल में, कितने साल हो गए आजाद हुए, हम नल का टाइम फिक्स नहीं कर पाए अभी तक। औरतें बेचारी दिन भर में देखता हूँ नल आने वाला है, कहीं जा नहीं सकती, नल आने वाला कब आएगा कुछ पता ही नहीं। औरतों की जिंदगी नल के पीछे नष्ट हो गई इस देश में। नल कब आएगा कुछ पता नहीं है। बच्चियां छोटी छोटी, पापा नल आने वाला है, मैं देख के आऊं पापा नल आने वाला है, बस नल ही देखते रहो। नल का टाइम फिक्स जिस दिन ये कर देगा भारत, वाकई में थोड़ा बहुत मान तो हो ही जाएगा। कोई नल का टाइम फिक्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, कितने दिन बाद आएगा। नल वाला क्या है, वो प्रधानमंत्री से ज्यादा पावरफुल है। वो दे तो दे, नहीं दे, धीरे खोल दे तो बस बैठे रहो लेके, पानी नहीं है पानी नहीं है। बहुत परेशानी इस देश में, और महान कह रहे हैं इस देश को, मानता कहीं भी नहीं। कुछ महान लोग हुए इस देश में, जैसे कबीर, कृष्ण, मीरा, नानक, दादू, महावीर, लेकिन उससे पूरा देश महान नहीं हो गया। पूरा देश महान, थोड़ा बहुत महान तभी होगा जब नल टाइम पे आएगा, मैं तो ये मानता हूँ। और 70 साल में पूरी जितनी सरकारें आई है, ये नल का टाइम फिक्स नहीं कर पाए। कैसी सरकार चलाते मैं कह नहीं सकता, किस तरह के लोग बैठे हैं शासन में। नल का टाइम तो फिक्स कर दो, हमारी औरतें जो है वो खुश हो जाए। वो देखो बहन जी खुश हो रही है, वो ये चाहती है कि नल का टाइम फिक्स हो जाए तो आराम हो जाए, आधी जिंदगी आराम हो जाए। ये बच्चियां हमारी सब परेशान है नल की वजह से, और कोई मांग भी नहीं करता है। नगर पालिका बन गई भी, हम वोट तभी देंगे हमारे नल का टाइम 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। 10:13 तो 13 मिनट में पानी आ जाना चाहिए, है कि नहीं बेटा? सब बेचारी परेशान, स्कूल जाऊंगी नहीं जाऊंगी, कल नल आएगा नहीं आएगा, इस तरह से। ये मेरा भारत मान। मेरा एक दोस्त था गांधी चौक में, रामकिशोर राठी, डेथ हो गई उसकी। मैंने एक दिन बैठे बैठे ही कहा, मैंने कहा तू दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है। तो उसने कहा वो कैसे? वो हंसता मेरे साथ पड़ा हुआ। मैं कहा अभी साबित कर देता हूँ। बोले कैसे? मैं कहा बता, दुनिया का सबसे महान देश कौन सा है? बोले भारत। इसमें क्या पूछना है? तो मैं कहा महान व्यक्ति तो भारत देश महान है तो भारत का ही होगा। अब तो दुनिया को तो छोड़ दे, अब भारत में साबित करना तू महान है। अब तू बता भारत में सबसे महान जो है वो स्टेट कौन सा है? बोले राजस्थान। मेरा रंग रंगीला राजस्थान में, मेरा पूरा भारत को छोड़, अब राजस्थान में साबित करना है। और राजस्थान में बता सबसे जो महान जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? बोले नागौर। और नागौर में मैंने कहा सबसे जोरदार जगह? बोले गांधी चौक। और गांधी चौक में मैंने कहा सबसे बढ़िया दुकान तेरी है तू। यार नहीं, दुनिया का महान व्यक्ति गजब कर दिया।
तो इस तरह से हम अपने आप को आपने देखा नहीं टैक्सियों पे लिखा रहता द ग्रेट इस्लाम, लिखते हैं, देखता नहीं। और सनातन धर्म महान, ईसाई धर्म से इन चीजों का कोई संबंध नहीं। धर्म बिल्कुल, एक घर में माँ बाप थे बूढ़े और उस घर में 2 4 3 साल 5 साल के 3 4 बच्चे थे। ध्यान से सुनना बेटा। वो जो माँ बाप थे वो रोज खाना खा के दांत में कचरा फंस जाता तो दांत से कचरे को निकालते, दांत कुचर नहीं बोलते हैं उसको, उससे निकाल देते और उसको जगह पे रख देते ठिकाने। रोज कहाँ से लाए उसको? तो बच्चे सोचते हैं कोई धार्मिक क्रिया है, दोनों टाइम दांत में लगाना है और उसको एक जगह रखना है। इस दौरान क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट में वो माँ बाप की डेथ हो गई। डेथ होगी तो बच्चों ने कहा ये धार्मिक क्रिया तो हमको निभानी पड़ेगी, तो माँ बाप तो गए और अगर नहीं निभाएंगे तो कहीं नरक मिल जाएगा या दोजक मिल जाएगी और दोजक में सड़ेंगे, जलेंगे, भुनेंगे। नरक में क्या होता है पता है आपको? अभी हम तिब्बत के शास्त्र पढ़ते हैं ना, तिब्बत के जहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है वहां नरक में गर्मी नहीं है, वहां नरक उल्टा है। वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है तो नरक में सर्दी बताई है कि वहां बर्फ की शिलाओं पे सुलाएंगे तुमको। तो डरते हैं बेचारे, पहले ही सर्दी पड़ रही है और नरक में और बर्फ। यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो गर्मी दिखाई नरक में, समझ गए बात? जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इन लोगों को पता लग गया कि मनुष्य को ठगने के 2 उपाय हैं, एक तो लोभ दे के ठगो और एक भय दिखा के ठगो। मैं लोभ दूंगी, देखो ये अंबुजा के सामने जमीन है, 1 लाख में लो, ये 50 लाख की हो जाएगी तो ठग जाएगा। अब होगी कि नहीं होगी, दूसरी जगह जाके देखते ही नहीं कोई कि सीमेंट फैक्ट्रियों के सामने जमीनों की कोई वैल्यू नहीं है। आगे चित्तौड़ में देखता हूँ मैं, कुछ नहीं है, कचरा पड़ा है, कोई मतलब ही नहीं है, ले ली, बेचारे बैठे सड़ रहे हैं। लेकिन वो ठगा जाएगा और एक डरो नहीं ली तो देख तेरा 1 लाख का ये नीचे चला जाएगा, ये जो ही चला जाएगा। तो 2 उपाय है, स्वर्ग, लोभ के मारे स्वर्ग बनाया और भय के मारे नरक बनाया। बेचारा जा रहा है डरता हुआ, अब डरता डरता अगर स्वर्ग में भी चला जाएगा तो क्या खाक मजा लेगा? घबराया और घूम रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। डरते हुए मंदिर जा रहे हैं, डरते हुए मस्जिद जा रहे हैं, डरते हुए गुरुद्वारे जा रहे हैं। डर है, नरक में नहीं डाल दे गई, सड़ा नहीं दे। इस तरह से इनको पता लग गया कि कैसे इनको ठगना है। और धर्म का इससे कोई संबंध नहीं। तो उन्होंने देखा अब क्या करें बच्चों ने, तो बच्चों ने कहा ये अपने को करना पड़ेगा। तो रोज बेचारे खाना खा के और दांत कुचलने लगे। दांत कुछ थोड़ा सा बड़े हुए, थोड़ा पैसा कमाया तो वो चांदी की लिए दांत कुचलनी होती है ना बूढ़े लोगों के पास, चांदी की, मेरे घर में भी रखी हुई है। कान कुचलनी भी होती है उसमें, दांत कुचलनी भी, दोनों काम करती है। तो थोड़ा पैसा हुआ तो आड़िया बना दिया एक मार्बल का और मखमल के उसमें लपेट के उसको रख दिया। दोनों टाइम अगरबत्ती आरतियां हो रही है। 4-5 पीढ़ी निकल गई धार्मिक समझ के। और 5 पीढ़ी के बाद में एक जने ने, कोई बुद्धिमान पैदा हुआ, देखे तो सही है क्या, आगे देखे दांत कुचल। बात समझ रहे हो? जिन चीजों का धर्म से कोई संबंध नहीं है उसको धार्मिक का माने बैठे। धर्म बिल्कुल निजी मामला है, बिल्कुल निजी। और वो किस तरह से आपको क्या करना है कि सबको जान लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना आपने? 1956 में जब उनकी डेथ के करीब वो पहुंचे तो पत्रकारों ने पूछा कि अब तो आप संतुष्ट होके जा रहे हो, आप सेटिस्फाइड है? बोले नहीं नहीं। बोले क्या हुआ? बोले इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं जान लूं कि चंद्रमा की दूरी कितनी है या कितनी दूरी सूरज की है या तारे कितने हैं, मैंने स्वयं को तो जाना ही नहीं। ये कौन जानने वाला है भीतर, उसको तो मैंने जाना ही नहीं। रात को देखते हो ना सपना आता है ना, रात को सोते हो जब आंख बंद होती है और सुबह उठ के कहते हो मैंने सपना देखा, अरे तो आंख तो बंद थी, देखा किसने? फिर उसको याद भी किया। ये याद करने वाला और देखने वाला कौन है? ये कौन है भीतर जो देख रहा और याद कर रहा है? जैसे मेरे को आपने देखा और आपने फट अंदाज लगाया ये कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। ये कौन है भीतर, ये जो सब कुछ कर रहा है? और ये जो शरीर, इसको भी आप देख रहे हो। जैसे ये हाथ है मेरा, तो जो चीज आप देख सकते हो वो आप नहीं हो। जो चीज आप देख सकते हो वो आप नहीं हो। ये हाथ मेरा काट भी दो तो भी मैं जिंदा हूं कि नहीं? और पूरा का पूरा, अधूरा नहीं। दोनों हाथ दोनों पैर काट दो तो भी मैं जिंदा हूं, पूरा का पूरा। इसका मतलब ये कि पूरा मेरे को काट दिया जाए तो भी मैं रहूंगा। इसको कृष्ण ने गीता में कहा ना, हन्यते हन्य माने शरीर है। शरीर मरने से आप नहीं मरते, बिल्कुल ठीक कहा। अभी समझो कि दीपावली की आप सफाई कर रहे हो घर में और आपको एक फोटो मिल गई जब आप 2 साल के थे या 3 साल के थे या 5 साल के थे,
तो आप अपनी फोटो को नहीं पहचानो और आप उसको फेंक दोगे, पता नहीं किसकी है। कारण तो वो जो 2 साल या 5 साल का जो बच्चा था वो मर चुका है, वो अब नहीं है। आज के पहले का दिन जो आपने बिताया है वो सपना नहीं हो गया? वो कहाँ है? क्या खाया था? दाल का हलवा, कहाँ गया वो? काजू की कतली, शादी में गए थे, बड़ा, कहाँ गया वो? सपना हो गया। और जो आने वाला है वो भी आया नहीं है, समझ? तो धर्म का जो कंसेप्ट खड़ा किया वो भविष्य के ऊपर खड़ा कर दिया। सुनना मेरी बात गौर से, कि धर्म अभी करो और मिलेगा कब लाभ? अगले जन्म में। कब मिलेगा? जबकि धर्म होता है नगद। अभी आग में हाथ डालो तो दुख कब होगा? अभी होगा, अगले जन्म में। तो धर्म तो बिल्कुल नगद है। अभी आप क्रोध करो तो जहर अभी फैलेगा अगले जन्म में। तो इन्होंने क्या किया कि बेचारे सोचने में तो असमर्थ है लोग, बुद्धि अपनी लगाते नहीं है, और सारा सब कुछ अगले जन्म में मिल जाएगा। अभी हमको दो माल, छोड़ो तुम, हम पकड़े, और अगले जन्म में तुमको एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गाना है ना, गरीबों की सुनो तुम, 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। इतना इतना गुना पैसा तुमको अगले जन्म में मिल जाएगा। तो लोभी आदमी फंस जाता है, कभी 1 पैसा दो उधर ज्यादा मिल जाएगा, तो क्या जा रहा, दो दो दो। समझ रहे बात को? तो सारा धर्म का कॉन्सेप्ट खड़ा कर दिया अगले जन्म के लिए, जबकि धर्म है नगद। अभी आप आंख बंद किए बैठे थे ना, आप, बड़ा आनंद आया मेरे को। ऐसे बच्चे मिलेंगे नहीं कहीं। मैं कई स्कूलों में गया हूँ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कि बच्चे, सबसे दुनिया का मुश्किल काम है 2 मिनट आंख बंद करके बैठना। गड्ढे खोद लेगा आदमी 8 घंटे 250-300 रुपए में, उसको कहते ना तेरे को 15 मिनट आंख बंद करके बैठ जा और मैं तेरे को 250 दूंगा, तो होगा, ये असंभव है, ये मुश्किल है। गड्ढे खोदा, आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। तो मैंने यहाँ देखा बच्चे आंख बंद किए बैठे हैं, और निश्चित रूप से इस स्कूल के बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। ऐसे टीचर, इस तरह के टीचर मिलते नहीं। और ये अभी मैंने सुना, जीवन में पहली बार मैंने ऐसा सुना है, और मेरा दिल करता है इनको प्रणाम करूं। ये मुंडेल साहब, क्या नॉलेज, क्या बातें बताई, मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी। बड़ा आनंदित हुआ मैं सुन करके। और मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बाबा जी है, दादी वाले, साफे वाले, और गांव में खेती करने वाले। मैं इनका खेत देखने जाऊंगा जरूर, एक दिन बात करके, और मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं अभी आपसे पूछूं आप कौन है, तो बुल्ले शाह का एक मैं भजन, आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो याद आ जाएगा मेरे गाती। उसके बाद में क्लियर करूंगा और किस तरह से। ध्यान देना बेटा, ये मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं, और ये पल कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सत्य प्रकाश जी सर को दूसरी बार मोंडवा में आमंत्रित कर रहा हूं। पहली बार आमंत्रित किया तो संयोग ऐसा रहा कि आपकी पुत्र वधू जो है वो वहां स्टूडेंट थी। आज मुझे पता चला कि वो आपको याद करती रहती है। तो ये एक संयोग है, पता नहीं क्या जीवन में कब हो जाता है, कोई हमारा जीवन अचानक बदलता है यूं ही। तो आपको दूसरी बार मोंडवा में आमंत्रित किया गया, और पहली बार जब बच्चे आपके सामने थे तो सारे स्कूलों के थे, करीब 700-800 बच्चे हमने बिठाए थे सामने, सारे सब स्कूलों को आमंत्रित किया था। और मैदान में वो सर्दियों के दिन थे, एनएसएस का कैंप था। तो ध्यान से सुनिएगा, इन लोगों ने आपके लिए समय निकाला है, कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, ये बहुत कीमती वक्त है ये। बुल्ले शाह कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम सबको जान लें, और मैंने अपने आप को तो जाना ही नहीं, मैं कौन। मैं सीधा सीधा प्रश्न करूं आप कौन, तो आप कहोगे मैं फलाने की बेटी, मैं डॉक्टर, मैं ये तो उपाधि है। आप डायरेक्ट अपना जो है इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते कि मैं कौन हूं। और वो ठीक ही कहता बुल्ले साहब। तो उसका भजन मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, फिर अपन किस तरह से अपने आप को जान सकते हैं वो मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। और आपको ये करना है, और 1 महीने भी कर लिया आपने तो आप नाचने लगोगे कि ये हो क्या गया, ये बात क्या है। बात तो कुछ और है, वो दांत कुछ नहीं होगी, जो पूजा है वो बंद हो जाएगी। नामे मोमिन बिच मसीदा, नामे मोमिन
विच मसीदा नाम विच कुफर दिया रीता नामे पाखा बिच पुलीता नामूसा पर हो की जाना में कौन बुल्ला की जाना में कौन नामे भेद मजहब दा पाया नामे भेद मजहब दा पाया नामे आदम हवा दा जाया ना कोई अपना नाम धराया ना विच बैठन सो की जाना मैं कौन अव्वल आखिरी आपनु जानिया अव्वल आखिरी आपनु जानिया ना कोई दूजा और पिछाड़िया मैं तो और ना कोई सियाना बुल्ले सा खड़ा है कौन की जाना मैं कौन एक गांव में एक मुस्लिम परिवार था। गांव में होते ही हैं सब जगह। तो माँ और बेटे दो ही थे उस परिवार में। तो माँ ने कहा बेटा तू शहर जा रहा है। बेटा बोला था तो तू ऐसा करना कल ईद है तो ईद की नमाज पढ़ के आना शहर में जामा मस्जिद में। तो उसने कहा माँ मैंने तो कभी नमाज पढ़ी नहीं। बोला था बेचारा सीधा आदमी, सीधे गाँव के लोग सीधे होते हैं। बोला नमाज में कुछ नहीं बेटा, वो करते हैं जैसे तू करियाना, नहीं तो तेरे शादियां नहीं होने देंगे। गांव के लोग होता है ना, कई लोग जैसे जो लोग करते हैं जैसे अपन नहीं करे तो वो फिर वो खिलाफत करते हैं कि ये क्या है, ये तो भ्रष्ट हो गया, इसकी तो शादी ब्याह मुश्किल है, उसकी खिलाफत करते कि ठीक है भाई माँ तो कहते तो मैं जाऊंगा तो पढ़ जाऊंगा। तो जमाने में क्या लुंगी पहनते थे गांव में लोग, तैमल पहनते थे मोमडन लोग। तो कहते लुंगी तो काम नहीं चलेगी और तेरे पास तो कोई पहनने को सलवार या पायजामा हो तो ले जा। बोले पास तो है नहीं, तो ऐसा कर मेरी सलवार ले जा, वहां बदल लेना और नमाज पढ़ करके वापिस आके चेंज करके और आ जाना। वो गया बेचारा, बोला था उसने सलवार कभी पहनी नहीं, तो उसको उल्टी पहन ली। जैसे पैंट को मैं उल्टा पहनूं तो यहाँ तक आ जाएगी और कमीज में लंबा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां गया, 10 आदमी आगे खड़े हो गए, 10 पीछे खड़े हो गए, वो बीच में खड़ा हो गया। तो आगे वाले झुके, ऐसे आज में झुकते हैं ना, वो भी झुका। तो ऊपर हो गया ऐसे, तो पीछे वाले ने देखा नंगा तो उसने मारी लात की। और माँ का कहावत था कि वो करे जैसे तू करना, तो उसने मारी आगे वाले के लात की। समझ रहे बात पे? हम लोग भी यही कर रहे हैं। मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मेरे बच्चों को कहूंगा जा मंदिर, मुझे भिंडी की सब्जी बाहर है तो खा भिंडी। अरे ये क्या बात हुई? क्या तुम तुम्हारा करो हम हमारा करें? समझे बात को? ऐसे सबको लाइन लगा के इधर मैं पूर्व में जा रहा हूँ तो पूर्व जा, मैं पश्चिम में जा। इस तरह के लोग हम जो है ना, इस तरह से सारा लाते मार रहे हैं, एक से आगे से आगे, तो इधर जा उधर जा, इस तरह का मामला चल रहा है। और फिर झगड़े, तुमको पता है धर्म राजनीति और व्यापार का अड्डा हो गया। समझ रहे बात को? व्यापार और राजनीति को इन्होंने ऐसा कैप्चर कर लिया है पंडितों ने, मुल्ला मौलवियों ने, जो भी है पादरियों ने, कि उसको राजनीति और व्यापार का अड्डा बना लिया। उनकी खोपड़ियों को सबको गिरवी रख लिया। कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर राज कर रहे। समझ रहे बेटा?
कम पढ़े लिखे लोग उनको चला रहे हैं। तो करना क्या है, थोड़ा सा रोटी वोटी रखनी है और जने डाल ढोल के और मंदिर में आराम से ऐसे, समझ गए। और फिर प्रसाद भी आ रहा है, रुपए भी आ रहे हैं, और मौलवी साहब भी दाढ़ी वाड़ी पटा के, पादरी साहब ऐसे, समझ गए। इस तरह से लोग बेचारे चढ़ाते हैं, ले जा के कमा कमा के, और वो राज कर रहे हैं, वो कहे जैसा करते हैं। अभी 5वां नंबर बताया किसान का, दूसरा नंबर पुरोहित का बताया, ध्यान है। 5 स्थितियां बताई ना। पहला नंबर राजा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। पहला नंबर राजा नहीं है, पुरोहित पहला नंबर है। राजा तो नाम का है, राजा पुरोहित के पैर छूता है। राजा तो खाली लड़ने के काम आ रहा है, करता वो पुरोहित कहता जैसे करता हो, पीछे से राज चला रहा पुरोहित पंडित, समझ रहे बात को। तो अब क्या है कि बुल्ले शाह कहता है कि मैं कौन हूं तो मुझे जानना है। तो तुम्हें पता है कैसे जाने, क्या करें, किस तरह से जानूं कि मैं कौन हूं। जीवन भर सब कुछ जान लिया, अगर बिना अपने को जाने मर गए तो ये जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार चला गया। एक इक्ष्वाकु राजा का नाम सुना, इक्ष्वाकु। उसने अपने बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए गुरुकुल, 10-15 साल पढ़ करके आया हो, और आते ही उसने कहा सब जान लिया। बोला हाँ, वेद पुराण गीता बाइबल सब पढ़ ली मैंने, जान लिया। बोले तूने उसको जाना है जिसको जानने से सब जान लिया जाता है, जिस एक को जानने से सब जान लिया जाता है उसको जाना। बोले नहीं, वो तो मैंने नहीं जाना। बोले जा वापस पढ़ गया। वो गया और गुरुजी को जाके कहा मेरे को तो वो बताओ जिसको एक को जानने से सब जान लिया जाता है। बोले वो तुझे ही जानना है, जैसे अपा दीपक भवन लिखा ना, आप अपने दीपक स्वयं बने, वो तुझे ही जानना है, वो कोई दूसरा जना नहीं सकता। और जना था तो सब लेके चले जाते, महावीर के 10,000 शिष्य थे, सबको ले जाते साथ ही, जना जना के। जान नहीं सकता कोई, जना नहीं सकता, जान सकता है स्वयं। तो उसके लिए क्या करना है हमको कि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं। एनर्जी के कितने केंद्र हैं? 7। सबसे नीचे का जो केंद्र है, रीढ़ की हड्डी के नीचे है, वो उसको बोलते हैं मूलाधार। क्या बोलते हैं? मूल आधार है वो, समझ रहे बात को। तो परमात्मा ने सबको 100 रुपए की ऊर्जा देके भेजा, सबको बराबर। सबको कितने देके भेजा? 100 रुपए बांटे सबको, 100 रुपए ले जाओ। अब कोई आदमी पूरे जीवन भर उस 100 रुपए में से 2 रुपए ही काम में ले रहा है, तो क्या हो गया? 98 रुपए तो पड़े रह गए, किसी काम के ही नहीं रहे, तिजोरी में पड़े रहे, कोई काम में ही नहीं लिया उसको। और एक आदमी ने पूरे 100 रुपए काम में लिए, तो वो 100 वाला भारी पड़ गया ना। 2 रुपए काम में ले रहा है एक, और 100 काम में ले रहा है, तो फर्क हो गया ना 98 रुपए का। तो वहां अपनी ऊर्जा 100 रुपए की पड़ी है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं? 2 रुपए के काम में ले रहे हैं। कितनी? ये जो हमारी खोपड़ी है, इसमें कहते हैं 7 करोड़ तंतु है। तंतु मतलब बल्ब है, उसमें से 10-20 लाख ही जल रहे हैं अभी। कितने जल रहे हैं? और अगर पूरे जलने लगे तो क्या होगा? सब कुछ दिखने लगेगा। वैज्ञानिक कहते हैं खोपड़ी के 2 हिस्से हैं, उसमें से आधा काम में आता है, आधा काम में नहीं आता। बात को समझो। खोपड़ी पूरी दी परमात्मा ने सबको, मालिक ने सबको खोपड़ी पूरी दी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दी। आधा ही काम में ले रहे हैं और आधा काम में ही नहीं आ रहा है। अगर आधा और काम में आने लगे तो क्या होगा? अंदाज लगा सकते हो क्या होगा? आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने 15% खोपड़ी का इस्तेमाल किया सिर्फ। कबीर ने कहा मैंने पूरी की पूरी की 100 रुपए का पूरा काम में लिया, जो कि त्यों कर दी नहीं चदरिया जीनी रे जीनी। दास कबीर जतन से सुना ना भजन, वो कह रहा है मैंने पूरी की पूरी काम में ले ली ऊर्जा। और हम 2 रुपए के काम में लेते हैं, और गरीब ही पैदा होते हैं, गरीब ही मर जाते हैं। पैदा तो अमीर होते हैं पर गरीबी में मरते हैं। सब कह रहे हैं हम तो गरीब आदमी, गरीब आदमी। अरे 98 रुपए तो पड़े तेरे पास जेब में, तुझे पता भी नहीं है। एक भिखारी था, रोज भीख मांग के लाता था, और एकदम भिखारी अवस्था में पटे हाल मरा हो। मरते क्या हुआ कि वो जहाँ बैठता था, वो लोगों ने कहा गंदगी पड़ी है तो सफाई करते हैं थोड़ी, तो थोड़ा 1-2 फुट खोदा नीचे, तो नीचे तो खजाना था उसके 2 फुट नीचे, हीरे जवाहरात सोना चांदी, और वो मरा भिखारी के रूप में। जहां बैठता वहां खजाना कटा हुआ था। हमारी स्थिति भी वही है, नीचे कारों का खजाना है और हम मरेंगे गरीब अवस्था में। सबके पास 100 रुपए का माल है, 2 रुपए से ज्यादा कोई काम में लेगा तो वही है, और कुछ नहीं है। तो क्या करना होगा? जो मूलाधार में 100 रुपए की ऊर्जा है, उसको कहाँ ले जाना है? खोपड़ी में। और उसके लिए क्या, मूलाधार के ऊपर क्या होता है? स्वादिष्टान। स्वादिष्टान के ऊपर मणिपुर, ये नाभि का केंद्र है ना, आपने देखा
जब डर लगता है तो क्या होता है, दस्तें शुरू हो जाती है, वो केंद्र प्रभावित होता है, नाभि गुड़गुड़ करने लगती है, पता है, एकदम से इधर से शेर आ जाए तो कई तो भर देंगे पेंटिंग देखेंगे नहीं कहाँ है, किधर जाना है, किस तरफ है, रास्ता भूल जाएंगे। अभी भाग के आ जाएगा शेर तो क्या होगा, वो नाभि का केंद्र प्रभावित होगा, डर से वो प्रभावित होता है। फिर उसके ऊपर अनाहत, ये हृदय का केंद्र है। जब हम प्रेम करते हैं बच्चे से या किसी से तो यहाँ धक 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 धक, समझ रहे हो बात को, ये केंद्र प्रभावित होता है। फिर ये विशुद्धि, और फिर जहाँ ये थर्ड आई जो है ना, जहाँ अपन तिलक लगाते हैं उसको बोलते हैं आज्ञा, और फिर ये सहस्त्र कमल जिसको बोलते हैं ना ऊपर खोपड़ी में, यहाँ जिसकी ऊर्जा पहुंच जाए तो वो स्वयं को जान लेता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि गहरी चोट करके मैं एक प्रयोग करके बताऊंगा तुमको, और वो तुमको सबको करना है, करेगा तो ही पाएगा, समझ रहे हैं बात को। चल के जाओगे तो ही पहुंचोगे, ऐसा नहीं देखता रहूं बस बैठे रहो, फिर कुछ नहीं होगा। और उसमें लगता कुछ नहीं, एक तो फेफड़े क्लीन होंगे और खोपड़ी एकदम मस्त हो जाएगी सारे, और ये सारे सफाई हो जाएगी यहाँ की, और आदमी की एनर्जी रहेगी दिन भर। तो मैं करके दिखाऊं, कर लोगे? देखता हूँ। ध्यान से देखना। हाँ, इधर आ जाएंगे अभी, यहाँ सामने आकर के जैन साहब बीच में। हाँ, दोनों तरफ दिखेंगे, सही है। ध्यान से देखिएगा। भूखे पेट सुबह करने के निर्देश दे रहे हैं आपको। 10 मिनट करना है, बीच में अगर आप नहीं कर पाए तो सांस कर सकते हैं। जिससे अपने को क्या करना है, सांस है बाहर फेंकना, श्वास को बाहर फेंकने का कह रहे हैं। देखो पहले बाहर फेंकोगे तो अपने आप अंदर जाएगा। थोड़ा सा करके देख लेते। बहुत सुंदर। क्या होगा कि 5 तरह की वायु होती है, पता है ना तुमको 5 तरह की वायु कौन सी होती है? नहीं मालूम? प्राण वायु जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना। दूसरी अपान वायु, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं। तो आदमी क्या करता है, लेता तो ज्यादा है, छोड़ता कम है। अक्सर मोंडवा के लोग, मोंडवा के इसलिए कि वहां यहाँ महेश्वरी ज्यादा है क्या मेरे एक मित्र फुलेरा के पास है गांव नरेना, गौरी शंकर जी परवाल होते हैं महेश्वरियों में, सुनना साहब? और एक गांव है फुलेरा पास में 10 किलोमीटर, उस गांव में भी एक कंजूस, और गौरी शंकर जी परवाल भी कंजूस वो जो उनके किस्से बहुत तगड़े गौरी शंकर जी के। उनका बेटा भी मेरे मिलने वाला, नंदू परवाल नाम उसका। ऐसे किस्से हैं बेटा, जैसे कोई मेहमान आ रहे और कलाकंद लाए, 1 पाव लाए, मेहमान ने 100 ग्राम ही खाया, वो 150 ग्राम वापिस देने पहुंच जाएंगे कि बच गया तेरा वापिस। ये मैं सही बोल रहा हूँ। एक स्कूल में कोई काम कराना था, संस्कृत स्कूल, तो बोले गौरी शंकर जी से चंदा लिया, पैसे वाले हैं सबसे। साबू है ना, साबू, ये साबू जी चक्की वाले नावा में, उनके वो पार्टनर भी। मैंने कहा यार वो कुछ देवाल नहीं, बोले जामे तो सही। वो गए वहां पे, और गौरी शंकर जी का स्कूल जर्जर अवस्था में है, बच्चे पढ़ते हैं, कोई चंदा तो ज्यादा देरी तो नहीं हो रही है थोड़ा। मैंने कहा हंसावे इनको, तो बोले देख मेरा बेटा बीमार, मेरी पत्नी बीमार, मैं उनको दवाई नहीं दिलाता, एक शर्त पे तुमको मैं 11 रुपए चंदा दे सकता हूँ। वो शर्त ये है कि मेरी 1 आंख है पत्थर की,
और एक आंख असली, तो अगर बता दे पत्थर की कौन सी है तो 11 रुपए दे दूंगा। तो गौर से देखा और उसने कहा आपकी भाई आंख पत्थर की है। बोले यार कैसे पता लगा? कि बोले ये जो 11 रुपए निकल रहे हैं ना, ये कोरोना जो बरस रही है पत्थर में से आ रही है, तेरी ओरिजिनल आंख में तो वो भी नहीं है। तो क्या वो फुलेरा वाला कंजूस था ना, उसने बड़ी तारीफ सुनी, तो कहा मिलने चले गौरी शंकर जी से। मिलके तो हमें ऐसा बड़ा कंजूस, तो जाने लगा तो बोले कोई भेंट लेके चले। तो कागज के 2 टुकड़े, ये सफेद कागज में 2 खरगोश बनाए चित्र, कभी भेंट दिया उनको। और वो गया और नंदू जी परवाल मिले, बेटे उनके। बोले गौरी शंकर जी कहाँ? बोले वो तो जयपुर गए, 3 दिन बाद लौटेंगे। 3 दिन बाद लौटेंगे तो फिर क्या करें, अब तो मैं रुक नहीं सकता यहाँ पे। तो मेरी तरफ से उनको भेंट 2 खरगोश, चित्र नहीं बोल रहा हूँ, 2 खरगोश भेंट दे देना। तो नंदू जी परवाल ने कहा कि भाई आप आए हो तो मैं भी आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो ऐसे अंगुली से हवा में 2 आम बनाए ऐसे, ये मेरी तरफ से 2 आम। वो चला गया। अब आए गौरी शंकर जी और नंदू जी ने कहा वो फुलेरा से एक वो आए थे कंजूस और आपके लिए 2 खरगोश देके गए और मैंने भी उनको खाली नहीं भेजा। बोले तुमने क्या दिया? पहले मैंने ऐसे 2 आम दिए, मारी थप्पड़, इतने बड़े आम देने के, लुटवाएगा क्या मेरे को? आम हवा में दिए, समझ गए? इतने बड़े बड़े आम, समझ गई? तो ऑक्सीजन लेते तो हम ज्यादा है बेटा, छोड़ते कम है। उससे क्या होता है, मस्तिष्क हमारा हमेशा परेशान रहता है। खोपड़ी में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो इससे क्या होगा पता है? छोड़ने पर ध्यान देना है। दूसरा, गहरी श्वास की चोट करेंगे तो जो ऊर्जा पड़ी है वो तुमको महसूस होगा कि ऊपर जा रही है। यहाँ से थोड़े दिनों बाद ये ऊपर की तरफ जा रही है। कोई करेगा तो, और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई एकाध कोई करे तो करे, बड़ा मुश्किल है। करोगे कोई? इसमें कोई नुकसान है क्या? कुछ भी नहीं लगता है। और दिन भर मस्ती से अपने घूमो, फिर ऐसा आनंद बरसेगा पूरे दिन आप लोग पॉकेट में, फ्री में। तो ये सब करना है, करोगे? 1 महीना होते होते तो जीवन ही बदल जाएगा, घर में सब मंगल हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ही, स्वयं ही, मन प्रसन्न, हार्ट क्लीन, सब कुछ क्लीन। और कोई कोरोना फोरोना आएगा क्या? कोरोना भाग जाएगा डर के मारे, ये क्या कर रहा है बोले, दौड़ जाएगा 10-20 किलोमीटर दूर, बोले इधर तो जाना ही नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से तुमको करना है। नाभि से ऐसे लेनी है। हाँ बेटा, आप गहरी सांस जो है ना, ऐसा महसूस करें, नाभि को टच करेंगे ऐसे। मैं रात में ले रहा था, सोए ले सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं। मैंने देखा कुछ बच्चे अकड़ के बैठे थे यहाँ सामने। कब? जब आंख बंद थी ना, अकड़ के नहीं बैठना बेटा, उससे नुकसान होता है। आराम से 90 डिग्री बना के अपना आराम से, बॉडी में ऐसे अकड़ाना नहीं है। अकड़ तो पहले आ गई, श्वास क्या खाक देखोगे? श्वास आराम से देखना है। अपनी श्वास है फोकट की, आ रही है जा रही है, इसमें क्या पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा ना। तो श्वास अपने को नाभि को टच कराना। महीने भर होते होते तो तुम अपने आप को देखने लगोगे। रात को शरीर सो रहा है और तुम जागे रहोगे भीतर। क्या आनंद की सीमा उसका पता है? शरीर मेरा सो रहा है और मैं भीतर जागा हूं, मैं कैसे मरूंगा? जो जागा हुआ है वो कैसे मरेगा? बात समझ रहे? महावीर ने कहा, महावीर को किसी ने पूछा कि मुनि कौन, साधु कौन? तो उन्होंने ये नहीं कहा नंगा रहे जो मुनि। यहाँ पर जैन है क्या? बच्चे जैन भी होंगे? जैन नहीं है। नग्गा रहे जो मुनि या मोमबत्ती बांधे जो मुनि, मुंह पट्टी लगाए घूमते ना, साधु कौन? उन्होंने कहा नहीं, ऐ सुत्ता मुनि, सुत्ता सोए मुनि। जो 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 कृष्ण कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतायाम तस्यामि जागृति संयमी। क्या कहते हैं कृष्ण गीता में? कि जब सारा संसार सोता है तो योगी जगता है। योगी जगता नहीं हो तो जागा हुआ ही रहता है भीतर। उसको ऐसे आंख खोल के जगने की जरूरत नहीं है, अंदर जागा हुआ। आप करके देख ले, महीने 2 महीने करके देख लो। 2 महीने बाद आप कहोगे मेरा शरीर सो रहा, मैं तो जागा हुआ हूं भीतर, मैं तो भीतर जागा हुआ हूं। और जो जागा हुआ है वो मरेगा कैसे? उसकी मृत्यु कैसे होगी? पता है तुमको ये धर्म और भगवान बने क्यों? सिर्फ मृत्यु की वजह से। मृत्यु नहीं होती तो धर्म और भगवान की जरूरत है क्या? क्या आवश्यकता? कौन पूछे? भगवान बैठा रहे अपना, मैं मरूंगा ही नहीं तो वो कर लेगा क्या? मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मृत्यु के डर से भगवान और
धर्म सारे खड़े हुए हैं और मृत्यु को समझ ही नहीं पाए। पता नचिकेता नाम सुना? नचिकेता, नचिकेता का आता है ना किताब में पाठ, कठोपनिषद में नचिकेता का वृतांत आता है कि वो यमराज ने कहा 3 वर मांग ले, तो उसने कहा मुझे तो मृत्यु के बारे में बताओ। कोई तो कहता आदमी मरता है, कोई कहता नहीं मरता है। ईसा मसीह को खिले ठोके ना, ईसा मसीह को सूली चढ़ाई और वो हंसते रहे, दर्द ही नहीं हुआ। शेख फरीद के पास एक जना गया और कहा कि ये कैसे संभव है कि ईसा मसीह को खिले ठोके, मंसूर को काट दिया जगह जगह से, वो हंसता रहा, उसको दर्द ही नहीं हुआ। तो शेख फरीद के पास 2 नारियल थे, एक कच्चा और एक सूखा हुआ। कहा ये नारियल तोड़ कच्चा वाला, लेकिन इसको इस तरह से तोड़ना कि उसकी जो गिरी है वो साबुत बचे भीतर से। तो उसने कहा ये कैसे संभव, कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो गिरी भी टूटेगी। फिर कहा ये सूखा हुआ नारियल है, इसको ऐसे तोड़ के गिरी साबुत बचे, दोनों नारियल है, एक गीला एक सूखा, तो उसको ऊपर ऊपर से तोड़ देना अपन ठोक ठोक के, तो घट निकल जाता है अंदर से। बोले देख ऊपर चोट मारी, घट को चोट नहीं लगी। मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। जो शरीर भाव में जिएगा उसको दर्द होगा, सब कुछ होगा। जो शरीर के भीतर चला गया, जहां वो जाग रहा वहां चला गया, वो तो अलग हो गया शरीर से। तो अंदर वाली खोड़ को चोट नहीं लगी, वो तो हंसेगा ही। जिसको तुम मार रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मर ही रहा है। 5 साल की फोटो देख लो, तुम पहचान ही नहीं पाओगे कौन है, वो तो मर चुकी, वो कहाँ है अभी। हाँ, तो स्वयं को जाने बिना नहीं जाना है, कोशिश करना, ये तो सब आ ही जाएगा। स्वयं को जानने से सब आ जाएगा, सारी विद्याएं आ जाएगी, सारे के सारे पाठ लेसन सब आ जाएंगे तुमको, है ना। मैं खत्म करूं, बहुत बोर हो गए, सबकी कमर दुखने लग गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर हमारे भंवर जी, और इनका जो बात सुनी है मैं दंग रह गया, और मैं इनके गांव जाऊंगा, इनके वो देख के आऊंगा। और मैं खुद जानता हूँ इनके जो भाव है ना बेटा, वो ये है कि सब आदमी आनंदित होकर जिए, कोई बीमार ना पड़े, ये पृथ्वी बचे। इनका भाव देखो तुम, ताली बजाओ एक बार। ये चाहते हैं कि ये पृथ्वी में जो खेती हो रही है, उस खेती से सारे लोग बीमार हो रहे हैं, ये सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं। इनके भाव देखो तुम, ये कैंसर नहीं हो, क्या बोल रहे थे, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, और खाना खा रहे हो उससे सब बीमार हो रहे हैं, ये कोरोना आ रहा है, वो आ रहा है। इनका भाव है कि सब आनंदित होके जिए, स्वस्थ होके जिए, क्या समझे। और इस तरह के भाव वाले व्यक्ति अभी कम ही मिलेंगे। अभी तो आदमी ये चाहता है सब मरे मैं जिंदा रहूं, सब बीमार हो जाए मैं स्वस्थ रहूं, और पड़ोसी दुखी हो जाए मैं सुखी रहूं। समझ रहे बात को। और मैं कहता हूं लोगों से, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे ज्यादा समृद्धिशाली होना चाहिए। पूछो क्यों? आदमी क्या सोचता है, मेरा पड़ोसी मेरे से कमजोर होना चाहिए, मेरे पास 100 तो उसके पास 90 होने चाहिए। मैं कहता हूं मेरे पास 100 तो इसके पास 110 होने चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए कि वो कम से कम देगा नहीं तो मांगेगा तो नहीं तुमसे, क्योंकि उसके पास ज्यादा है। एक तो सुखी हो गया, दूसरा अब तुम्हारे पास हमाम दस्ता नहीं है कूटने को, और मेहमान आ रहे हैं, बट उससे ले आओ, ज्यादा होगा तो दे ही देगा। मैं उसके पास 4 है तो ले जाओ ले जाओ, और उसके पास ही कुछ नहीं है तो क्या होगा। और अब तुम घूमने जा रहे हो, उसके पास 4 गाड़ियां हैं, और कोई बीमारी हो गया तो फट डाल के ले जाओ। अब उसके पास कुछ नहीं है तो क्या करोगे। वो तुमसे ज्यादा समृद्धिशाली होना चाहिए, ऐसा भाव रखो। और सब स्वस्थ रहे, ऐसा भाव रखो। वो बीमार है, तुमको क्या खाक ले जाएगा हॉस्पिटल, वो तो खुद ही लटका हुआ है। हाथ पैर हिल रहे हैं कि हॉस्पिटल चलो, बोले मैं तो खुद ही अस्पताल के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। स्वस्थ आदमी तो ले जाएगा उठा के, कोई एक्सीडेंट हो गया कौन ले जाएगा उठा के। स्वस्थ आदमी तो सब स्वस्थ होने चाहिए, सब समृद्धिशाली होने चाहिए, पूरा देश समृद्धिशाली होना चाहिए, पूरा विश्व ही समृद्धिशाली होना चाहिए। ये सीमाएं हिमाएं होनी नहीं चाहिए, ये राजा महाराजा होने ही नहीं चाहिए। आराम से मर जाए तो बांग्लादेश चले गए, मर जाए तो पाकिस्तान घूमे, सब हटा दे, जरूरत नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, ये होने नहीं देंगे। ये मारेंगे मरेंगे, चलता रहेगा। युद्ध चल रहा है यूक्रेन पे, पता है उसको तेल बेचना महंगे भाव में। पता है रशिया को क्या करना है, तेल महंगे भाव में बेचना अपना, है ना। और कब्जा कितनी बार कर लिया, छूट गया। क्या क्या था, भारत अफगानिस्तान तक था, बांग्लादेश भारत में था, पाकिस्तान था। आज के सन 47 के पहले हम लाहौर में खड़ा होकर कहते थे मेरा भारत महान। अभी गो देखे, गोली मार दे तुमको, कौन सा भारत, ये तो पाकिस्तान है। और फिर हिंदुस्तान हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा हजारों वर्षों तक।
अपने तो आनंद से जीना है, स्वयं को जानना है और सबको आनंदित करना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आपने कुछ करके भी बताया और मैं समझता हूं कि आपकी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है और अगर इसका अनुकरण करेंगे तो आत्मनिर्भरता तो उसका प्रत्युत्पाद हो जाएगी। ये तो बाय प्रोडक्ट है। जब हम लोग खुश होते हैं तो ये आत्मनिर्भरता अपने आप हस्तगत होती है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन हम खुद ही दुखी हैं, मुंह लटकाए बैठे हैं, ना कुछ करने का जुनून है, ना उत्साह है, ना ऊर्जा का कोई उपयोग है, ना कोई समझ है, तो फिर हमें चाहे कितनी ही बातें आत्मनिर्भरता की कहो और चाहे कितना भी हमें सूत्र बताया जाए तो वो सारी चीजें कौन है। सबसे पहला काम है अपने आप को ठीक ठीक तैयार करना जीने के लिए, और जीवन ठीक ठीक जीने के लिए जो सूत्र बताए गए हैं अभी जैन साहब के द्वारा कि अपने सांस पर ध्यान दो, मेडिटेशन करो और सुबह सुबह आप ऐसा ये श्वास का प्रयोग करोगे तो पूरे दिन आप ताजा रहोगे। जब हम ताजगी से लबरेज रहेंगे तो हमारा जो कक्ष में बैठना होगा, सीखना होगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी और हमारी सीखने की गुणवत्ता जब बढ़ेगी तो निस्संदेह हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसी सीखने की कड़ी में अब मैं बिना समय खोए आज के हमारे डिजिटल फ्रेंड और बैंकिंग सेक्टर की जानकारियां देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं मनोज जी सारस्वत। मनोज जी, आप सभी मंचस्थ विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चे, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे को सुन रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देना जरूरी है। सुनना भी है और पूछना भी है। बीच में आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो प्रश्न भी आमंत्रित रहेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। मनोज जी, ये तो मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ। देखो, आपने इतिहास की बातें सुनी, ठीक है, आध्यात्म की बातें सुनी और सबसे बड़ा मूल वाक्य आपने सुना, हु एम आई, नो योरसेल्फ। आप कौन हो, ठीक है। आप यहाँ पे विद्यालय में हो, शिक्षकों की बात हमेशा सुनते हो और हमेशा सुनते रहना है आपको। हम अतिथि हैं, आज आए हैं और भी आ सकते हैं। आपको जो आज बातें बता रहे हैं ये हमेशा के लिए आपके पास रहेगी, हम यहाँ हमेशा नहीं रह पाएंगे। तो जो भी हम बातें यहाँ बताएं, ये सबसे अच्छा लगा कि आप यहाँ पे नोट कर रहे हो। देखो, दिमाग में एक अपना सोचने का थॉट प्रोसेस होता है, उसमें खाली सुनना और सुनने के साथ में लिखना। तो आप लिखोगे तो आप ज्यादा लंबे समय तक उसको रिवाइज कर पाओगे, वो आप बात भूलोगे नहीं। तो स्टूडेंट्स के लिए लिखना एक सबसे अच्छी बात होती है। तो आपको थॉट प्रोसेस के बारे में अभी जैन साहब ने बहुत अच्छा बताया और इतिहास की जानकारी भी आपको मिली। तो मैं आपको वर्तमान और भविष्य के बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अपनी जिज्ञासाएं जरूर पूछना और मेरा मेन टॉपिक रहेगा कि एक तो डिजिटल इंडिया के बारे में, ठीक है, दूसरा टॉपिक है बैंकिंग, ठीक है, तीसरी है साइबर सुरक्षा। अच्छा, और अभी जो वित्तीय लेन देन से संबंधित जो भी तरीके हैं, मैं उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक मैं आपको पहले टॉपिक्स बता दूं ताकि आप सवाल करो तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने कुछ सालों पहले, करीब 5 या 6 सालों पहले प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका मूल उद्देश्य था कि बैंकिंग सेक्टर की पहुंच हर आदमी तक, जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी रहता है, उसकी वहां तक पहुंच हो। अब शहरों में जो रहते हैं वो तो खाता खुलवाने के लिए बैंक चले जाएंगे, या मान लो जो
एक आम सोच है ना कि गांव में जो रहते हैं अमूमन थोड़े कम शिक्षित होते हैं शहरों के बजाय, तो वहां के आदमी जो बिल्कुल अनपढ़ भी हो, जिनको ज्यादा शिक्षा उन्होंने हासिल नहीं की हो, तो वो भी अपने बैंक के सारे काम कर सके। इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अच्छा, उसके साथ एक और जो प्रधानमंत्री जन धन योजना को आगे सुचारू ले जाने के लिए सबसे बड़ा हथियार बना है, वो है आधार। आधार नाम सुना है सबने, सब कोई ध्यान है? आधार UIDAI, UIDAI जो कि एक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके द्वारा इस आधार को निर्देशित किया जाता है। ये एक संस्था है जो गवर्नमेंट ने आधार के लिए बनाई, जो आधार से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसकी देखरेख का काम ये संस्था करती है। अच्छा, अब आधार नोट करना है ना, बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं आपको आज और आज से आगे, ठीक है ना? देखो, भूतकाल जो है ठीक है, अच्छी बात है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, पर हम बच्चे हैं, बड़े होंगे, भविष्य में जाएंगे, तो भविष्य की कुछ बातें या कुछ चीजें हम अभी सीख लें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। तो आधार एक 12 अंकों का एक कोड बनाया है, अंकों का, जो एक फार्मूले के तहत होता है। तो बैंकिंग कार्य के लिए वित्तीय समावेशन जिसमें आधार को यूज किया जाता है, उस प्रणाली को गवर्नमेंट ने क्या दिया नाम? AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नोट डाउन कर लिया? आधार के द्वारा जो पैसा निकासी होती है ग्राहक सेवा केंद्र पे, तो उस प्रणाली को AEPS शॉर्ट में और फुल आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये फुल में, ठीक है? अब आधार से पैसा कैसा निकलता है, क्यों निकलता है? हाँ, पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब एक आधार कार्ड है जो सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं है, जैसे दूसरे कार्ड होते हैं, राशन कार्ड होते हैं और दूसरे भी मूल निवासी पहचान पत्र या ये वोटर ID कार्ड है, वैसे ही एक सिर्फ एक कार्ड ही नहीं है, इसमें आपकी एक तो डेमोग्राफिक डिटेल होती है और एक बायोमेट्रिक डिटेल, दो चीजें संग्रहित होती है इसमें। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आ रही है ना आपसे। FNO क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे, सब करेंगे। तो मैंने दो चीजों का नाम लिया, एक तो बायोमेट्रिक डिटेल और एक डेमोग्राफिक डिटेल। तो बायोमेट्रिक किसको बोलते हैं? जैसे आधार बनाते वक्त आपने बनवाया होगा सबने, तो आधार में एक तो आपका फोटो कैप्चर किया जाता है और एक उंगलियों के छाप लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये विशिष्ट पहचान कैसे हुई कि जैसे आंखों, एक तो फोटो हो गया, दूसरा आपका रेटिना होता है जो आंखों का स्कैन करते हैं वो एक मशीन के द्वारा, तो उसमें आपकी जो आंखों की पुतलियां होती है ना, उसको स्कैन किया जाता है, ठीक है? और उसको आइरिस नाम देते हैं हम लोग, ठीक है? और दूसरा होता है उंगलियों की छाप। तो सरकार ने ये देखा कि ये किसी भी आदमी के कॉमन नहीं हो सकते, उंगलियों की छाप एक आदमी की जो है वो कहीं पे भी वापस वैसी की वैसी उंगलियां किसी की नहीं हो सकती, तो उस प्रिंट की, ठीक है? और दूसरा आंखों की पुतलियां। तो इन दो बातों को आधार बना के, इन दो बातों को मेन बना के आधार की उपयोगिता का हम यूज लेते हैं, ठीक है? अब आप जैसे ग्राहक सेवा केंद्र पे जाते हो तो वहां होता क्या है, दरअसल आपको कहा जाता है कि आप अपना आधार दीजिए, वहां पे हम लोग वो आधार के नंबर अपने सिस्टम में फीड करते हैं, फिर आपको कहते हैं कि आपकी उंगली की छाप दीजिए, ठीक है ना? तो उंगली की छाप देने से सिस्टम
सिंक होता है और आपकी डिटेल फैच होती है सिस्टम से, कंप्यूटर के माध्यम से फैच होती है और आपकी पहचान को प्रमाणित किया जाता है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपका पैसा निकासी हो जाएगा या आप जो भी काम करवाने के लिए आए हो वो हो जाएगा। तो ये मैंने आधार के बारे में आपको बताया। तो कोई डाउट हो तो आप प्रश्न कीजिए, फिर आगे का टॉपिक लूं मैं। एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं बेटा। मैंने नोट किया आधार कार्ड निकलते हैं ना, तो है ना सभी के ना ये लाइन है ना सेम ही होती है आधार कार्ड। नहीं, वो आपको लगता है सेम नहीं होती। ये जो उंगलियों की छाप है टिप पे यहाँ पे, ये सभी की अलग होती है, ठीक है ना। मेन इसी थिंग को लेके ये सारा काम होता है। तो मैंने दो चीजें आपको, हाँ अरे फेस लॉक है, वो आपके चेहरे की बनावट को देख रहा है, पुतलियों को नहीं देख रहा है। फेस लॉक में आपके चेहरे की बनावट को देखा जाता है। जो मोबाइल से अनलॉक होता है ना आपका मोबाइल, वो आपके फेस को रीड करता है कि आपके चेहरे की बनावट कैसे है। वो आपके आंखों को नहीं देखता। आधार में आंखों को देखा जाता है, ठीक है। नहीं, वो देखता है कि आप खुद हो या नहीं हो, ह्यूमन बीइंग हो कि नहीं हो। वो ये देखता है कि कहीं मुखौटा तो नहीं लगाया उसका, कहीं फोटो तो नहीं रखा, तो मुखौटा तो आंखें झपकाएगा नहीं ना, ये बात। हाँ, और कोई? बहुत अच्छा सवाल था। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैंकिंग पॉइंट पे, ग्राहक सेवा केंद्र पे आधार के जरिए पैसा जो निकाला जाता है उसमें क्या विशिष्ट बात होती है, तो इस टॉपिक को मैंने आपसे लिया। अच्छा, वहां पे देखो ग्राहक सेवा केंद्र पे 3 सरकारी योजनाएं भी होती है, जिनकी मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें 3 योजनाओं का नाम अभी मैं बता रहा हूँ, फिर वापस उसको अपन कवर करेंगे। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नोट डाउन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और एक अटल पेंशन योजना। शॉर्ट में इनके बारे में बता रहा हूं मैं। यही तो तीनों योजनाएं हैं। देखो, वित्तीय समावेशन या प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत एक गरीब तबके को जो कम पढ़ा लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई, ठीक है। तो ये तीनों योजनाएं भी मेनली उन्हीं को फोकस करके सरकार इनको चालू किया है। अटल पेंशन योजना में एक ये पेंशन योजना है, ये 18 से 40 वर्ष का जो आदमी होता है उसके लिए ये अप्लाई होती है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, वो 18 से 70 साल के वर्ष के जो भी व्यक्ति, महिला पुरुष है, उनके लिए एप्लीकेबल है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो 18 से 50 ईयर के आयु वर्ग के लिए लागू होती है। सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि हर आदमी जो बैंक से जुड़ा है वो सामाजिक सुरक्षा का भी हकदार है। तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये तीनों योजनाएं लॉन्च हुई है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं। इसमें एक 12 रुपए का बीमा होता है। मेरे पास इसके वीडियोस भी अवेलेबल है, मैं आपको कभी टाइम मिला तो वो भी बताऊंगा। 12 रुपए का बीमा होता है, मतलब साल में एक बार 12 रुपए आपके अकाउंट से, और आपका 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है इसमें। अगर किसी कारणवश 1 साल के दरमियान आपकी दुर्घटना में कोई क्षति हो जाती है तो सरकार 2 लाख का आपको भुगतान करती है। जो भी आपने ये योजना खुलवाते वक्त नॉमिनेशन किया है, एक नॉमिनी वर्ड बोला मैंने, नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी का हिंदी मीनिंग है उत्तराधिकारी, और ज्यादा इसको क्लियर मैं करूं तो
जैसे आपने बैंक में राशि जमा करवाई, अब मान लो आपको कुछ हो गया, तो उस राशि को निकालने का हकदार कौन है? उसको नॉमिनी बोलते हैं। 18 वर्ष से जो भी ऊपर है उनके खाते में आजकल सरकार ने अनिवार्य कर दिया है नॉमिनेशन ऐड करना। नॉमिनेशन परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जो उस राशि का हकदार होगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ले रहा हूं, आप नोट्स बना लो बोले। एक मैंने दूसरी योजना बताई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर मान लो सब कुछ सही है, आपकी दुर्घटना वगैरह नहीं हुई, और मान लो कोई हादसा हो जाता है, आप बैठे बैठे लुढ़क गए, मान लो सपोज करते हैं, तो भी इस योजना का लाभ मिलता है। इसमें भी वही है, 330 रुपए साल में एक बार करते हैं और 2 लाख का बीमा होता है इसमें। विदाउट एनी एक्सीडेंट, अगर कोई हादसा होता है तो आपको 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है। तीसरी योजना है जो अटल पेंशन योजना। जो आदमी अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है कि 18 से 40 वर्ष की उम्र है उसकी, और वो चाहता है कि जब मैं 60 साल का हूं तो मुझे एक पेंशन के रूप में अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा मिले, तो उसको एक बैंक से एक एग्रीमेंट करना है, एक दस्तावेज है, उस जो फॉर्म है अटल पेंशन योजना का, उसमें वो कहता है कि आप मेरे खाते से, एक फिक्स्ड अमाउंट है, मान लो आपको 1000 की पेंशन चाहिए, तो उसके संबंध में जितना अमाउंट होगा, मान लो सपोज करता हूं मैं 50 रुपए मंथली, तो 50 रुपए मंथली उसके खाते से कटता रहेगा जब तक वो 60 का नहीं हो जाता। जैसे ही वो 60 का हुआ, वो कटना बंद हो जाता है पैसा, और उसको पर महीने, मान लो उसने 50 रुपए 1000 के लिए, पेंशन के लिए हर महीने डोनेट किया है सरकार को, सरकार को दिया है पैसा, तो एक तो वो 1000 रुपए उसको हर महीने मिलेगा आजीवन, जब तक वो जिंदा है। फिर उसके बाद में उसकी वाइफ को, ठीक है, अब इसमें एक मैं वर्ड लेना चाहता हूं, स्पोज, ठीक है ना, बैंकिंग की भाषा में पति और पत्नी, जैसे मान लो पत्नी ने फॉर्म भरा तो उसका स्पोज रहेगा पति, ठीक है ना, तो उसको वो पैसा मिलता रहेगा आजीवन जब तक वो है। उसके बाद में भी एक फिक्स्ड रकम है, फिक्स राशि है, वो उनके बच्चों को मिल जाएगी। तो देखो, गरीब तबके का आदमी जो होता है, जो ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाता, उनको ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बनाई गई है। और तो खूब सारी योजनाएं हैं, पर सरकार जो सामाजिक सुरक्षा लेके भाव लेके चलती है ना, तो उसमें ये 3 बातें हैं जो मेन है, कि वो रहे तो भी उसको नुकसान नहीं हो, और वो नहीं रहे तो भी नुकसान नहीं हो। ये बातें मेन 2 ध्यान में रख के ये योजनाएं लॉन्च हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो खाता खुलता है ना, जो कोई भी सरकारी बैंक, ये तीनों योजनाएं आपको प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में बताया, मैंने कुछ टाइम पहले इस विद्यालय में मैं आया था, शायद नोटबंदी के टाइम, तो उस टाइम मैंने कुछ मेथड्स बताए थे जिससे आप पैसों की निकासी कर सकते हैं या किसी को पैसे भेज सकते हैं डिजिटल माध्यम से। अब डिजिटल वर्ड जहां आता है, वहां उसका मीनिंग ये है मेनली कि बगैर फिजिकल, फिजिकल मतलब पैसे आपके हाथ में हैं, वो फिजिकल रूप में है, अब आप उसको डिजिटल माध्यम से, कंप्यूटर से या मोबाइल से किसी को भेजते हैं, तो वो माध्यम क्या हो गया, डिजिटल। अब
तो उसमें अभी जो प्रचलित है सबसे ज्यादा, मैं पुराने मेथड्स के बारे में अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि जैसे कंप्यूटर की पुरानी पीढ़ियां चली गई, वो अभी अपने किस काम की, कोई काम की नहीं है ना। तो अभी जैसे आप नाम सुना होगा फोन पे, गूगल पे, ऐसे ही एक गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किया है, भीम, BHIM, भीम। वो गवर्नमेंट का ऐप है, वो NPCI द्वारा कंट्रोल होता है, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो हर वित्तीय लेन देन पर निगरानी रखती है। तो यूपीआई के माध्यम से आजकल ज्यादा प्रचलन हो रहा है। अच्छा, कहीं आपने दुकानों पे देखा होगा कि कोड लगे हुए रहते हैं, वो एक चौकोर अक्षर होता है और उसमें 3 डॉट्स होते हैं कॉर्नर पे। उसका क्या मतलब होता है, उसको यूपीआई कोड बोलते हैं। तो आप उसको अपने मोबाइल में किसी भी यूपीआई ऐप के द्वारा स्कैन करके और आप अपना इच्छित पेमेंट किसी को दे सकते हैं डिजिटल माध्यम से। और एक और कोड जो आपने पहले कहीं देखा होगा कि लाइनों में होता है, कई आप प्रोडक्ट्स देखते हो मार्केट में, वहां पे लाइनों के रूप में एक कोड होता है, उसको बार कोड बोलते हैं। ऊपर से जा रहा है क्या? सवाल करना, सवाल करोगे ना तब मालूम पड़ेगा कि समझ में आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है। अच्छा, तीसरा आपने तरीका देखा होगा कि कार्ड्स होते हैं, एक तो डेबिट कार्ड होता है और एक क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, डेबिट कार्ड पे वैधता भी लिखी हुई रहती है, कुछ अंक भी लिखे हुए रहते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड। दोनों में फर्क बता देता हूँ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही बैंक जारी करती है। क्रेडिट कार्ड होता है कि उधार खाता, आप किसी से उधार लेना चाह रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है अभी, और आप बैंक से कहते हो कि हम आपको इस मतलब 45 दिन का या 30 दिन का जो पीरियड होता है, उस दिन में हम आपसे उधार लिया हुआ पैसा वापस लौटा देंगे। तो वो क्रेडिट कार्ड में होता है। और डेबिट कार्ड में आपके खाते में अगर रकम है, पैसा है, तो आप उसको विड्रॉल करने के लिए डेबिट कार्ड को यूज करोगे। और कुछ दुकानों पे, मान लो आप कभी वी मार्ट गए हो, तो वहां पे स्वाइप मशीनें होती है जिनके माध्यम से पैसा निकासी भी होता है डेबिट कार्ड के द्वारा। तो उनको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। वहां पे आप अपने एटीएम को स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको सारे जो तरीके हैं वित्तीय लेन देन के, जो कॉमनली यूज हो रहे हैं अभी, उनके बारे में आपको बताया। आपका कुछ सवाल है? तो जरूर पूछिए। अच्छा, एक और बात कहना चाहूंगा, वो शायद ये जो योनो एसबीआई है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, अगर कोई टीचर भी यहाँ पे है, एसबीआई का एक योनो एप्लीकेशन आता है, 1 मिनट इसके बारे में बता के फिर आपका क्वेश्चन। एसबीआई योनो, देखो आजकल वित्तीय फ्रॉड बहुत होने लगे हैं ऑनलाइन। तो एक एसबीआई ने एक अपना ऐप लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसमें आप बगैर डेबिट कार्ड के भी एटीएम मशीन पर जाके या ग्राहक सेवा केंद्र पे जाके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसका प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन यूज लेना अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं बता दूंगा। हालांकि आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल है या नहीं है, आई डोंट नो, पर जिसके पास भी है और उसमें दिक्कत है तो मेरे से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, तालियां बाद में बजा लेना, सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, बस तालियों में कुछ नहीं रखा। ठीक है ना, क्लियर करो जो बता रहा हूँ, है ना, बार बार प्रश्न करो। देखो जिज्ञासु होता है ना, वही सबसे ज्यादा सीखता है। तो जिज्ञासु होना सीखो, तर्क करना सीखो, अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन करो कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं, हम क्या पूछना चाह रहे हैं।
आपके मन में क्या आ रहा है वो पूछो, आप पूछोगे तभी ज्यादा सीखोगे। एक आगे की रो में रहते हैं, एक पीछे की रो में रहते हैं। आगे की रो वो है ना ज्यादा, मतलब वहां पे होशियार या एक धारणा है वो आदमी बैठते हैं, और पीछे वाली रो में है ना जो डरपोक होते हैं, वो डर लगता है कि हमारा कहीं नंबर नहीं आ गया। तो इसका भी समाधान डिजिटल इंडिया में हो गया है। आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स भी होती है, कभी किसी ने ज्वाइन की हो तो उसमें सभी आगे की लाइन में ही रहते हैं, ठीक है, कोई पीछे की लाइन में नहीं रहता। तो पीछे की लाइन से आगे की लाइन में आना सीखो। डरना नहीं है, बिल्कुल कहीं पे भी नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई क्या सोचेगा, ये थॉट प्रोसेस है ना अपना जो रिफाइन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। मैं एक इसी स्कूल की एक बात बताना चाहूंगा बीच बीच में। जैसे सभी ने, किसी ने कहानियां बताई, आपको हंसाया, किसी ने अपना बहुत अच्छा ज्ञान आपको बताया। मैं बताना चाहूंगा कि इस स्कूल में एक टीचर थे पहले, शायद मंजू माथुर नाम था उनका, अब रिटायर हो गए। उनका जो लड़का था वो मेरे साथ में पढ़ा, आज वो अमेरिका में बोस्टन में है, उससे मेरी बात भी होती है। मतलब एक टीचर अपने आप को कितना, आपको क्या दे रहा है, आप उससे क्या ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो उनका हमेशा भाव रहता है आपको देना। अब आप उनकी कौन सी चीज को पकड़ते हो। देखो, आप माहौल में भी अच्छी चीजें रहेगी, बुरी चीजें रहेगी, आप कौन सी चीज को कैच कर रहे हो, ठीक है ना। तो उससे मेरी बात हुई, मतलब एक मैं वो चीज बताना चाह रहा हूँ कि उसका दिमाग कितना रिफाइन है। उसने कहा कि यार मैं, जैसे मैंने उससे पूछा कि तो यार इतना सुलझा हुआ दिमाग का कैसे है? तो उसने कहा कि मेरी मम्मी टीचर है और पिताजी एडवोकेट है, और उन्होंने मेरे को एक ही बात बताई कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, अपन अपने अंदर हर टाइप की थॉट्स आती है, भाव को प्रदर्शित किया जा सकता है, समझा जा सकता है, हम रोबोट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे को एक ही चीज बताई है जब हम बच्चे थे, कि बेटा ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। तो अपन ह्यूमन बीइंग है तो अपने को इतना तो समझ ही हो गया ना कि कौन सा मेरे लिए सही है। तो हमारे को कभी उन्होंने डांटा नहीं, कभी पीटा नहीं, बस यही बताया बेटा ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, इस रास्ते पे जाओगे ये चीज मिलेगी, ये आगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिला है, इस रास्ते में जाओगे ये मिलेगा। तो अपना गोल डिसाइड करो। आपको हम लोग, आपके टीचर समझा सकते हैं, आज समझाएंगे। जैसे कोई फिल्म देखते हैं ना, थोड़ी देर के लिए, 2-3 दिन के लिए हम सलमान खान बन जाते हैं, ताकत आ जाती है। कोई ऐसी फिल्म मार दाड़ की देखते हैं, थोड़े दिनों बाद में वो वापस अपन नॉर्मल होने लगते हैं। तो अपने अंदर वो ऊर्जा हमेशा बनाए हुए रखो, ताकि आप अपने गोल तक बिल्कुल आसानी से जाओ, ठीक है। अच्छा, मैं एक बुक भी सजेस्ट करना चाहूंगा, मैंने अपने लाइफ में पढ़ी वो बुक, आप नोट कर लेना उसका नाम। मुझे नहीं ध्यान मेरी ये बातें किस किस पे क्या असर कर रही है, किसको कितनी समझ देगी, आई डोंट नो। उस बुक का नाम है रहस्य, रोंडा बर्न उसकी लेखिका है। उस पुस्तक में क्या खास है वो बता रहा हूँ। हाँ, सीक्रेट, सीक्रेट, SECRET, ठीक है। उसका PDF है मेरे पास में, हिंदी में कन्वर्टेड है। उसमें ये मेन बात मेरे को जो अच्छी लगी कि आप अपने दिमाग को किस फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना अपनी जीवन में भी, कुछ घटनाएं हमारे को इतनी परेशान कर देती है कि हम उसका रोना काफी सालों तक रोते रहते हैं कि ये मेरे साथ हो गया, शायद मैं इसलिए ऐसा हो गया, है ना, ये मेरे साथ ये हो गया। रोना रोने में सभी माहिर होते हैं, मतलब इस वजह से मेरे ये हो गया, इस वजह से मेरे ये हो गया। एम आई राइट? सही कह रहा हूं मैं? ज्यादातर यही होता है, ठीक है। अच्छा, अब उस फ्रीक्वेंसी को हम दूसरी जगह सेट कर देते हैं। जैसे रेडियो होता है, रेडियो का नाम सुना है, देखा भी है।
उसमें अलग अलग जगह अलग अलग फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं हम। जैसे नागौर का चैनल हमारे को लगाना तो अपनी फ्रिक्वेंसी को वहां पे लगे, वॉल्यूम वो जो बटन होता है उससे, और अजमेर का चैनल कैच करवाना है तो उसको अलग